क्योंकि पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, सब लोग ऐसे बात करते हैं तब, और मैं तो मेरे तो घर में सब ज्यादातर लोग पहाड़ी है तो ऐसे बात करते हैं ना। मुझे लगता है शहर में हर कोई स्ट्रगलर है। अत्यंत आप थोड़ी ना ट्रैफिक में अटकते होंगे यार। तापसी को मैं जानता हूँ 2016 से। तापसी बहुत कमाल की एक्टर रही है। इंडस्ट्री की कुछ ही एक्टर्स में से एक है जो अपने कंधों पर एक कहानी को लेकर जा सकती है। हमने अपने माँ बाप के सपनों को मरते हुए अपने सामने देखा है भाई। हमने देखा ही 1.5 कमरे के अंदर 6 लोग कैसे रहते हैं, 7 लोग कैसे रहते हैं। तो इसलिए मिडिल क्लास और गरीबी का ज्ञान ना हमको मत पेलो। हम सोसाइटी बदल गई है, हमें चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों से प्यार करना चाहिए। हम चीजों से प्यार कर रहे हैं और लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल खड़ा हो रखा है, 3rd 4th हमारा पीरियड हुआ है और उसके बाद हम सब खड़े हो रखे हैं और वहां पर बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि इनके पिताजी मेजर, सूबेदार, नायक, कर्नल जो भी नहीं रहे। यही साइलेंस होती थी वहां पर। यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। और जब तक वो नाम या वो रैंक नहीं आती थी, आपकी हालत ऐसी हो रही है, हमारा बाप तो नहीं गया आज। आपका स्वागत है संपूर्ण स्वराज के YouTube चैनल पर, जहां हम देश विदेश की अटपटी और अजीबोगरीब यानी कि अजीबो अमीर बातें करते हैं। हमारा मकसद है कि समाज, कला, संस्कृति, इन चीज़ों पर चर्चा कायम रहनी चाहिए और हम इसमें भली भांति विश्वास रखते हैं। और किसी विद्वान ने भी कहा है कि जिसकी बंदरिया वही नचावे और नचावे तो काटन धावे। और हमारे इन्हीं विचारों से जो लोग सहमत नहीं हैं, उन्हें हम बीच की उंगली यानी कि मध्यमिका दिखाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है चर्चा के कई रंग, अभिलाष अब्दियाल के संग। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। साउंड रोलिंग एक्शन। तो मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। हम लोग बहुत टाइम से पॉडकास्ट कर रहे हो और हम लोग का एक एड एजेंसी भी है, सोशली सेन नाम से। मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। नहीं अरे ओके, पैसे तू हमारा है, मेरे क्या है? कर प्रमोशन जितना 10 बार बोल। आप भी बोल रहे ना इस टाइम पर सोशली सेंस एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। आप भी बोला सोशली सेंस एडवर्टाइजिंग। एक्चुअली क्या है, मैंने भी कंपनी खोल दी है। कौन सी? कंटेंट वाले से प्लीज एडवर्टाइज कीजिएगा आप। यस, चलो कोई बात नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, जब भी शूट पे रहते हैं मैं, आयुष और 1-2 लोग रहते हैं। अच्छा, तो जैसे उनको समझ गया कि मैं अभिलाष थपलियाल के साथ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आज पूरे ऑफिस को छुट्टी देके लगा काफी लोग आए हुए हैं यार तुम्हारे शूट पर। वाह नाइस। आज वो सब बस आपके लिए आए, वैसे कोई नहीं आता मेरे साथ। मैं, आयुष और 1-2 लोग रहते हैं हमारे साथ। क्या बात है। तो ये सब जो आए वो बहुत आपके लिए आए। बहुत सही। मेरे को लगा बाउंसर्स लेके आए। नहीं, मेरे को लगा वाह, तो नाम भी वैसा है ना, संपूर्ण स्वराज कुछ आ रहा है। माहौल बनना चाहिए, माहौल सही। बहुत एक क्यूरियस क्वेश्चन है पहले तो। मैं पहले आपको आइडिया देता हूँ, संपूर्ण स्वराज है क्या? तो संपूर्ण स्वराज, मेरा नाम स्वराज है, अपने चैनल का नाम संपूर्ण स्वराज है। इट्स इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल 19। इट्स इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल 19। तो बेसिकली हमारा आइडिया ये है पूरे, अभिलाष भाई, पूरे चैनल का, कि वी टॉक विद द पीपल हु मैटर्स टू द सोसाइटी, जिसमें आर्टिस्ट, राइटर्स, फिलोसॉफी करने वाले सब आते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सही सूएज वर्कर्स, हम जो मतलब मजदूर है, हम उनसे भी बात करते हैं। आइडिया ये है कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को कैसे एक जगह पे कन्वर्सेशन में लाया जाए सोसाइटी। और एक्चुअली वही है कि मेरे को हमेशा लगता है कि हमारी सोसाइटी तो वैसी रही है ना कि अफसर जो है वो कुर्सी पर बैठेगा और ड्राइवर साहब बाहर बैठेंगे, घर में काम करने वाले नीचे बैठकर खाएंगे, और हम लोग मतलब वो जो सबसे ज्यादा इक्वालिटी की बात करने वाले लोग भी हैं, वो भी अपने घर पे अपने हाउस हेल्प को एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो वो सच है हमारी सोसाइटी का यार। पर बहुत सही है कि एक प्लेटफॉर्म पर अगर सब लोग आ पा रहे हैं, सोसाइटी के सबसे निचले तबके से सबसे ऊंचे तबके तक, डिसीजन मेकर्स तक। खूबसूरत है यार, सुंदर है, बहुत सही है। थैंक यू भाई। यही डेमोक्रेसी है मुझे लगता है, इक्वालिटी, बराबरी। यही कोशिश है हमारी। तो काफी मुश्किल होती है इसमें, बट करेंगे जैसे कर रहे हैं। अरे बहुत सही। एक क्यूरियस क्वेश्चन है पहले सब शुरू करने से पहले, ये बिना कवर के मोबाइल यूज करना, ये कितना? अरे कुछ नहीं यार, इसका कवर था वो ट्रांसपेरेंट वाला,
वो मैंने लिया था, तो हमारे दिल्ली में बड़े सस्ते मिलते हैं, 150-150 रुपए के। वहाँ पे एक गफ्फार मार्केट है, जहाँ पर हाँ ये मिलते हैं। तो होता क्या, जो सस्ते कवर आप लेते हो पीले पड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। मेरा पड़ गया है उधर। तो ये इसका रंग कुछ अलग सा दिखना शुरू हो गया, तो मैंने उसको साफ किया, फिर मैं लगाना भूल गया। तो भाई लेकिन के साथ रखता हूँ भाई, ये नीचे से यहाँ देखिए हल्का सा क्रैक भी पड़ गया। हाँ सेम ही देखो मेरा, ये भी लेकिन 100 रुपए का है। ये देखो, ये आईफोन वाले बहुत महंगा बेचते हैं यार, वही 5 लगाते ही क्रैक हो जाता है भाई। कौन सा? आप कौन सा लगा रहे हो, बड़ा वाला तो महंगा वाला लगा? नहीं सस्ता, फोन में बहुत खर्चा हो गया, सिक्योरिटी पे थोड़ा कम। कौन सा ये 128 नहीं 256 256 इज मैक्स ना? नहीं 512 भी नहीं, हाँ 512 भी होता है शायद। क्या? हाँ अब तुम्हें क्या पता कौन सा है ये 12 है, ये 12 है, वो भी हमने शूट कर लिया है। नहीं यार ये मतलब ये काफी वक्त पहले मैं स्विच कर गया था iOS में, अब मेरा वापस जाने का मन ही नहीं करता है ना? तो जितना पैसा मांगते हैं फिर हम खूब मजदूरी करता हूँ, खूब पैसा इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं फोन ले लेता हूँ। इज इट स्टेटस और इज इट? नहीं यार यूटिलिटी, स्टेटस कुछ नहीं है भाई। स्टेटस, इससे अगर स्टेटस आ रहा तो आपके स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं आ रहा है सोसाइटी में, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा है। तो सोसाइटी का परसेप्शन है, बट मेरे लिए यूटिलिटी है। क्या यूटिलिटी? कैमरा कभी हैंग नहीं होता, कभी हैंग नहीं होता भाई। कोई वीडियो पानी के अंदर डाल दो, पानी के अंदर ले जाओ, कुछ नहीं होता है फोन को। इससे बेटर चीज क्या हो सकती है? मेरे बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमोड में गिर गया, कभी बाल्टी में गिर गया, मेरा बाल्टी में गिरा है भाई। तो वो सब में बहुत सही है। बारिश वारिश में वो नहीं होता कि एक पन्नी लगा के इसको फिर चलो, बिंदास से फोन उठाओ भाई, बिंदास। और हैंग नहीं होता है, सबसे सही चीज है। तो सिर्फ यूटिलिटी। स्टेटस अगर इन सब चीजों से आ रहा है ना, इससे, गाड़ी से, घर से, तो सर आई क्वेश्चन योर स्टेटस। स्टेटस कैन नॉट कम फ्रॉम दिस यार। सो फ्रॉम वेयर इट कैन कम? फ्रॉम विद इन, फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, फ्रॉम हु यू आर, व्हाट यू डू। चीजें आपको एक बड़ा प्यारा व्हाट्सएप फॉरवर्ड था। व्हाट्सएप फॉरवर्ड ना बड़ी प्यारी प्यारी चीजें कुछ कहते हैं कि सोसाइटी बदल गई है, हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों से प्यार करना चाहिए। हम चीज़ों से प्यार कर रहे हैं और लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक आप वो कर रहे हो तब तक तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप चीज़ों को इस्तेमाल करें, लोगों से प्यार करें, दैट विल डिफाइन योर स्टेटस एंड नॉट थिंग्स। ये तो यूज़ करने की चीज़ें हैं यार, चीज़ें तो होती यूज़ करने के लिए। वाह भाई, एकदम थिएटर वाला वाइब आ गया मुझे। थिएटर मैंने किया नहीं, अगर कर लेता तो सोच क्या करता मैं। किया ना, दो प्ले कर लिया ना मैंने, 2 प्ले किए यार। यार बताओ थोड़ा सा यार, आपने कोई, मैं बहुत इंटरव्यू में देख रहा था कि है क्या वो प्लेस के बारे में बात। तो एक मैं जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में था उस वक्त मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था और मुझे लगा कि ये एक अच्छा आर्ट फॉर्म है। मुझे लगता है क्रांति की शुरुआत बोलने से होती है, तो बोलने के लिए ये बहुत अच्छा एक मीडियम है। तो एक पहाड़ी प्ले था, एक गढ़वाली बैकड्रॉप पर प्ले था, वो मैंने किया था। वही लैंग्वेज रावत जी थे? नहीं, मिक्स था। एक्सेंट मैंने रखा था पूरा, क्योंकि पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, सब लोग ऐसे बात करते हैं तब। और मैं तो, मेरे तो घर में सब ज्यादातर लोग पहाड़ी है, तो ऐसे बात करते हैं ना, तो फिर उसको मैं लेके गया था। एक्सेंट को, जुबान में बहुत अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ पहाड़ी, तो मैं उसको खराब नहीं करना चाहता था, पर वो मिक्स था। कुमाऊनी, गढ़वाली एक्टर्स भी वैसे ही थे, तो उन सब के साथ वो एक प्ले किया था जो 2-3 जगहों पर NSD में ही परफॉर्म किया था हमने। अच्छा। कमानी में किया था और 2-3 जगह दिल्ली में। और फिर उसके बाद एक ईश्वर शून्य नाम के एक डायरेक्टर हैं, अब वो मुंबई में, उनसे मैंने 2-3 दिन पहले ही मैसेज किया था कि कहाँ पर हैं आप, तो उनके साथ एक छोटा सा प्ले मैंने किया था। थिएटर करने का इरादा है फिर से? मेरा तभी भी नहीं था इरादा, और उसके बाद तो और भी ज्यादा लगा कि ये तो नहीं करना है। क्यों ऐसे? मुझे लगता है मैं रेडियो कर रहा था उस टाइम पर, मुझे वहां पे बहुत कंफर्ट और बहुत सुकून मिलता है। वो सुकून बहुत ज्यादा है, विदाउट प्रिपरेशन सुकून है। ओके यार, अभिलाष भाई मुझे थिएटर में तैयारी बहुत है, वो तैयारी में वक्त बहुत लगता है, शिद्दत बहुत लगती है। शायद मेरे अंदर वो शिद्दत है नहीं, शायद, आई डोंट नो। यार नेवर एक्सप्लोर्ड दैट वे ना। क्या यार, अभी मेरे पास एक बहुत ही प्यारी एक कोई डायरेक्टर है, उनका कॉल आया, चुगताई के ऊपर वो कुछ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहानी हम चाहते हैं कि आप करें, तो मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं मैं शिद्दत से कर नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं शिद्दत से कोई चीज नहीं कर पाता तो फिर नहीं करता हूँ। बट दिस इज नाइस ना यार, पहले ही बता दो कि दिस इज नॉट ऑफ कोर्स। मतलब अगर आपका मन नहीं मान रहा है कुछ करने में, तो फिर क्यों उसमें जबरदस्ती घुसना। जब आप ना वक्त दे पाओगे ना दिल दे पाओगे, 2 ही चीजें जो आप दे सकते हो। यार काफी ऑडिटरी काफी टाइट है यार आपकी। अरे भाई सब कुछ ओरेटरी ना है, ये सब दिल की बात है, सच्ची बात। हो गई कर रहे हैं। हाँ यार, बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहा ना मेरे यार बैठने के लिए, ऐसे चलेगा ऐसे में। बहुत टाइम तक ऐसे बैठा नहीं जा रहा था। बढ़िया। मैं बहुत स्टार्टिंग से सोच रहा था पहले ऐसे बैठना, तो ऑनेस्टली बताओ मैं, मेरा दिमाग में क्या था,
देखो जज नहीं करना मुझे, मैं नहीं भाई, तो मैंने आपका ना पूरा बहुत रिसर्च कर लिया, तो यू आर वेरी मच ऐसे कि एकदम दोस्त इंसान लगते हो जब भी देखते हो। बट बोला यार नहीं यार, कैमरा के पीछे पता नहीं ना यार, अपने माइंड में ऐसे कमिंग एंड देन स्विच एकदम से, पता नहीं, मुझे नहीं पता ना भाई क्या गेम है। तो बोला नहीं यार पहले ऐसे वाला ही करते हैं, पूछते नहीं, फिर मैंने आपको देखा अनकंफर्टेबल वाला तो पूछ लेते हैं। यार रेडियो में जब हम लोग आ रहे हैं, मुझे आपसे जानना है एक्टिंग के बारे में ना। हम लोग एज एन ऑडियंस काफी लिटरेट हो गए बहुत सालों से, ये जो क्राफ्ट चल रहा है। Correct. तो हमको पता है अच्छा या बुरा एक्टिंग हमारे लिमिटेड नॉलेज में हम अपने हिसाब से जज करते हैं कि यार बिटवीन द लाइंस काफी बढ़िया कर लिए, कैरेक्टर काफी अच्छा कर लिया। तो रेडियो के क्राफ्ट का आप थोड़ा इलैबोरेशन कर सकते हो कि अच्छा या बुरा, पहले तो इलैबोरेट कर देना रेडियो का क्राफ्ट कैसे होता है एग्जैक्टली, और उसमें अच्छे और बुरे के पैमाने क्या होते हैं। ओके, तो ऐसा कहा जाता है, पता नहीं कितना करेक्ट है नहीं, बट ब्लाइंड मैन्स थिएटर कहा जाता है रेडियो को। तो मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ कि अगर अब जस्ट इमेजिन करना, एक बहुत बड़ा गांव था, वहां कोई 10-15 बच्चे रहते थे। इन बच्चों के बीच में एक जादूगर आया। जादूगर की एक बहुत बड़ी ना टोपी थी, और वो टोपी सब बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो जादूगर ने उन सारे बच्चों को लिया, एक कुएं के आसपास गया और एक जादू का खेल दिखाया। अपनी टोपी हटाई और टोपी के अंदर से 2 खरगोश निकाले, और सब बच्चों ने तालियां बजानी शुरू की। सुना? जादूगर दिखा, टोपी दिखी, कैसी टोपी थी? मेरे को वो थोड़ा ये कलर की, हर एक की टोपी अलग थी। जो तुम्हारी टोपी इस कलर की थी, शायद बड़ा हैट रहा हो, किसी की लंबी टोपी। दिस इज रेडियो। मैं जो कहूंगा वो सब तुम अपने अपने हिसाब से अपने दिमाग में क्रिएट करोगे। मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है पेड़ दिखाने के लिए। फिल्म में क्या होता है, पेड़ बोला पेड़ दिखा दिया, फाइटर जेट बोला दिखा दिया, आपको विजुअल सपोर्ट है। रेडियो में कोई सपोर्ट नहीं है, आप सिर्फ जुबान से वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है यार रेडियो, इसी में आप अब, और कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब रेडियो जॉकीज हम विदाउट स्क्रिप्ट काम करते हैं। एग्जैक्टली, आप मुझे ना 1 घंटा डिकोड करके दिखा दो ना, कि मतलब घंटा मतलब वो भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये घंटा से होता है कि पहले हमारे रेडियो होता है टॉप ऑफ द आवर। तो जैसे 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद रेडियो जॉकी आता है, फिर 2-3 गाने बजते हैं, फिर रेडियो जॉकी आता है, फिर कुछ एड्स चलते हैं, फिर रेडियो जॉकी आता है, फिर गाने चलते हैं। तो इस तरीके से एक आर काम करता है। प्राइमरीली 15-15 मिनट में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और आपका मकसद क्या हो, आप जब आ रहे हो एज अ रेडियो जॉकी आ रहा, तो उसका मोटिव क्या उधर करना, मतलब बात करना है? और हर एक का अलग अलग होता है। जैसे मैं अपने आप को रेडियो में बोलता हूँ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं स्ट्रगल्स की बात, मुझे लगता है शहर में हर कोई स्ट्रगलर है। अंबानी साहब का अपना स्ट्रगल चल रहा है, हमारा अपना स्ट्रगल चल रहा है। जब मैं मुंबई से बाहर था तो हमको लगता था यार, जब छोटे थे हम लोग, कि मुंबई में एक्टर्स रहते हैं, बिजनेस वाले, इनके पास तो उड़ने वाली गाड़ियां होती होंगी, ये थोड़ी ना ये ट्रैफिक में थोड़ी ना अटकते होंगे, तो बड़े लोग हैं यार। बच्चन साहब थोड़ी ना ट्रैफिक में अटकते होंगे यार, है मतलब कैसे अटक सकते हैं? उनके पास होता होगा कुछ अलग सा मामला, या इनके पास हेलीपैड्स वगैरह होते होंगे। यहाँ आके समझना सब बराबर है। तो सबके अपने अपने स्ट्रगल्स चल रहे हैं। उन्हीं स्ट्रगल्स के बारे में बात करता हूँ। किसी का स्ट्रगल ये होता है कि सैलरी नहीं आई, किसी का स्ट्रगल होता है कि घर नहीं मिल रहा है, किसी के स्ट्रगल थोड़े और गहरे हो जाते हैं, किसी का दिल टूटा हुआ होता है। वो तो खैर सभी का स्ट्रगल है। बस यही अपने फॉर्मेटिव इयर्स के बारे में बताओ यार, जैसे 5th से 10th 11th वाले टाइम के बारे में बताओ, क्या माहौल रहा है, कैसे रहा है? यार मैं फौजी का बेटा हूँ, तो मैं बहुत घूमा हूँ। जम्मू कश्मीर में पैदाइश हुई, फिर उसके बाद गुरदासपुर में रहे, फिर उसके बाद पहले ग्वालियर में रहे, फिर गुरदासपुर रहे, फिर जयपुर रहे। तो हर 3-3 साल में स्कूल्स बदलते रहते थे। कभी आर्मी पब्लिक स्कूल में हो, कभी केंद्रीय विद्यालय में हो, फिर तो केंद्रीय विद्यालय में बहुत लंबे वक्त तक रहा मैं। तो बहुत अलग अलग कल्चर्स मिले। जैसे 711 गोरखा राइफल्स में मेरे पापा थे, जो सैम बहादुर में भी गोरखा राइफल्स का जिक्र है उस यूनिट का। तो वहाँ पर गोरखाली कल्चर, नेपाली कल्चर, उससे आप 2-4 होते हो। फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ थे, तो वहाँ पे महाराष्ट्रियन कल्चर दिखा। फिर उसके अलावा आर्मर्ड के साथ थे पापा। फिर उसके 14 असम राइफल में थे, तो असमीज, मिजो, मेघालय का कल्चर, वो सब आप देखते हो। तो आपका एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल होता है। आप पूरा हिंदुस्तान देख चुके होते हो, आपको पता होता है कल्चरली लोग कैसे हैं अलग, सोचते कैसे अलग हैं, जुबान कैसे अलग है, बातें कैसे अलग हैं। तो वो सब चीजें आपको पहले से, आपको एक्सपोजर बड़ा अच्छा होता है। और स्कूल क्योंकि आप 3-3 साल में चेंज कर रहे होते हो,
तो आपको हर 3 साल में नए दोस्त बनाने होते हैं। तो ये मुझे पूछना था, इसमें पर्सनल जानना है कि डर नहीं लगता है कि फिर यार एक दोस्त बन गया? यार वो तो रियलिटी है ना, वो रियलिटी है, उसको उसमें क्या डर है? मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं 25 साल से एक ही घर में रहा हूँ, मैं 25 साल से मतलब एक ही जगह पे रहा हूँ, मेरे दोस्त बड़े रहे, तो इस बार रियलिटी है तो बट बड़ा डर लगता है। नहीं, बट वो कितना सुंदर है यार कि तुम्हें तुम्हारी बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी में तुम्हारे कुछ साथी रहे हैं जो तुम्हें हमेशा से जानते थे, जानते हैं और जानते रहेंगे। मेरे साथ वैसे दोस्त नहीं है, मेरा सिर्फ एक दोस्त है, 3rd स्टैंडर्ड से अभी तक है, शैलेंद्र, वो भी यूएस में, वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो मेरा बस वो अकेला दोस्त है जिसके मैं टच में हूँ स्कूल टाइम से। उसके बाद स्कूल में मतलब 10th 11th 12th में कुछ बने। मेरा एक दोस्तों का 4 दोस्तों का हमारा ग्रुप है, वो है, तो वो मुझे पता है, गैप्स। हाँ, तो वो है, पर उसके अलावा ऐसे दोस्त नहीं जिन्होंने पूरी जर्नी को देखा है, तो बड़ी सुंदर चीज है। वो मेरी रियलिटी थी। आपको उसके अलावा कुछ, जो आपका सच होता है ना, आपको उसके अलावा कुछ और पता ही नहीं होता। हाँ, ये बात भी मतलब हम उसी लेंस से देख पाएंगे ना, उसी लेंस से देख पाओगे, वही एक्सपीरियंसेस हैं, वही हमें बनाते हैं। तो फिर ऐसा कुछ नहीं था कि अरे अपना कुछ और हो जाए। तो हमने आसपास सब फौजी देखे, मेरे को बचपन से फौज में ही जाना था। मैं जैसे फौजी का बेटा, मेरे दोस्त भी फौजियों के बच्चे थे, उनका भी 3-3 साल में ट्रांसफर हो जाता था। कई बार हम सेशन में आते थे, कुछ दोस्त बनते थे, बीच में उनका ट्रांसफर हो जाता था। अच्छा, पर पूरा ही वो इकोसिस्टम है तो उतना। हाँ, मैं तेरे को बताता हूँ यार, 99-2000 जब करगिल हुआ था, उस टाइम पर तो केंद्रीय विद्यालय केवी नंबर 4 में था मैं, और हमारे पापा लोग, सारा कैंट मतलब खाली हो चुका, सबके पापा जो है बॉर्डर्स पर थे। और ऐसा नहीं सब JNK में थे, कोई जैसलमेर बॉर्डर पर है, कोई किसी और बॉर्डर पर है, यूनिट्स अलग अलग चली गई थी, किसी को पता नहीं था कहाँ है, बस ये पता है कि पापा बॉर्डर पर गए। मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, हमारी क्लासेस चलती थी भाई, और अगर बीच में कोई आ गया कि नीचे बुला रहे हैं असेंबली में, तो समझ लो किसी के पापा शहीद हो गए। अब आप क्या ये कि अपना नंबर ना आ जाए। तो मेरा एक दोस्त था राजेंद्र, उसके पापा शहीद हुए, और हम सबके साथ मतलब पूरा स्कूल खड़ा हो रखा है। जस्ट इमेजिन, स्कूल खड़ा हो रखा है, 3rd 4th हमारा पीरियड हुआ है, और उसके बाद हम सब खड़े हो रखे हैं, और वहां पर बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि इनके पिताजी मेजर, सूबेदार, नायक, कर्नल जो भी नहीं रहे। यही साइलेंस होती थी वहां पर। यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। और जब तक वो नाम या वो रैंक नहीं आती थी, आपकी हालत ऐसी हो रही है, हमारा बाप तो नहीं गया आज। तो मुझे वही लगता है कि जितना इस देश को एक जवान जितना देता है, उतना ही उसकी फैमिली देती है। मेरी एक दोस्त है नेहा, वो जर्नलिस्ट है, उससे मैं एक दिन बात कर रहा था इसी के बारे में, और उसने कहा कि यार अभिलाष, अगर रात को 3 बजे कोई कॉल आता है ना, तो मेरे दिमाग में होता है अभी पैक करके मम्मी के पास जाना है या फिर अपने ससुराल जाना है। शी इज दैट रेडी यार। तो वो सब देखा है यार। तो वो हमारी रियलिटी थी, हमारे लिए उसके अलावा कुछ और था ही नहीं। हमें पता ही नहीं था कि हमारे पापा अगर डॉक्टर होते तो क्या होता, इंजीनियर होते तो क्या होता, अगर सब्जी का ठेला लगा रहे होते तो क्या होता। हमें यही पता था कि हमारे पिताजी फौज में, देश के लिए जब बुलाया जाएगा जाएंगे, और अदरवाइज हमारे साथ जब रहेंगे। मेरी पैदाइश उधमपुर की है, जम्मू कश्मीर की, तब पापा वहां पोस्टेड थे, तो हम ट्रैवल करते रहते थे यहाँ से। एक बताओ मुझे, एसके सर ये कह रहे, मैं ये सवाल देखो, मैं कुछ क्या सवाल नहीं पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं, तू कोई भी सवाल पूछ, मैं बता देता हूँ आपको कैसे मिला, है ना। ये जो मैंने बहुत देखे है ना, प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास, वो भी मैं फिर से बोल दूंगा। आप काफी रेडी हो। मुझे बताना कि एसके सर के कैरेक्टरिस्टिक्स से एज अभिलाष थपलियाल क्या एंडोर्स नहीं करोगे आप? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे दिमाग में कंटेक्स्ट कहाँ से है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सलमान खान टू से कि राधे जो कैरेक्टर तेरे नाम का, मैं पसंद नहीं करता हूँ उसको। आप लोग भी ये जान लो जो मेरे फैंस हो, आप ऐसे पागल मत हो जाना उसके, मतलब जैसे वो हुआ है। ओके, तो एसके के काफी फैंस है, और वो जो फैंस है ना, वो बड़े एस्पिरेंट्स फैन है। वो अपने जिंदगी के बड़े क्रूशल मोमेंट पे, सब अपने जिंदगी में हर जगह पे क्रूशल मोमेंट पे होते हैं, वो लाइन खींचने वाले हम कोई नहीं होते। बट आप ऐसा क्या चीज बोलोगे कि एसके के अंदर से ना ये एंडोर्स नहीं करता ये कैरेक्टर? इसमें से बहुत लवेबल कैरेक्टर है यार। मेरे को लगता है सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। हमारे आसपास कितने लोग होते हैं जो रिश्तों को इतनी अहमियत दें? एक भी नहीं होता। हम तो ऐसे ऑफेंड होके बैठ जाते हैं, इसने शादी पे नहीं बुलाया, इसने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, इसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं डाली मेरी, मैं बात नहीं करूंगा। इतनी छोटी छोटी चीजों पर रूठ जाते हैं। वो इंसान किस लेवल तक जा रहा है, किस लिमिट तक जा रहा है अपने दोस्तों को साथ रखने के लिए। बहुत प्यारी चीजें। पता नहीं यार क्या एंडोर्स नहीं करने वाले। मैं भी सोच रहा हूँ वैसे, मेरे पास तो अभी तक कुछ है नहीं मेरे पास। फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्त, बट वो दोस्तों को सीखना चाहिए कि फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए एसके जैसे लोगों को, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में एक एसके तो होता ही है। तो वो ना करें दोस्त। इसकी मुझे नहीं पता यार, अपनी फैमिली के साथ है, बाप का ऑपरेशन हो रहा है, वो तैयार है जाने के लिए, वो छोड़ देगा अपना सब कुछ।
बट इसके जैसे मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, जब बात चल रही है तो मेरे पास भी कुछ है नहीं ऐसा कि जिसको नहीं इंडोर्स करना चाहिए, बट इससे रिश्तों में ग्रांटेडनेस नहीं आ जाता, तो रिश्ता ही फिर यार वो तो फिर मेरा एक्ट है ना कि मैं आपको कैसे कर रहा हूँ, आपको अपने पास लाना चाह रहा हूँ, वो एक्ट दूसरों के एक्शन के ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल है नहीं। मतलब वो हो सकता है अपनी जगह बिल्कुल सही हो कि अभिलाष अगर नहीं आना चाह रहा है उसके इंस्टीट्यूट में, दैट्स इनकरेक्ट। आपने अपनी जुबान दी, आप आओगे, आप फोन उठा के कह सकते हो भाई नहीं आ पाऊंगा, वो बेचारा कॉल कर रहा है आपको, मैसेज कर रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उसका वो कमिटमेंट करके बैठा हुआ है अपने हेड से, और पहली बार नहीं है, दूसरी तीसरी बार ऐसा कर रहे हो आप, और बाकी सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मायूस होके जा रहे हैं। आपने कितने दिल तोड़े हैं एक एक्ट से, वो तो अभिलाष की गलती है ना। एसके बेचारा तो अपना काम कर रहा था, उसने कहा भी नहीं था कि तू आ जा, इसने कहा मैं आ जाऊं, इसने कहा हाँ आ जा, मेरे आप तो बोल ही रहे आने के लिए, तेरे हिसाब से सब कुछ उसने प्लान किया, उसका कितना दिल टूटा होगा। और उसके बाद भी वो जब संदीप भैया से मिलता है तो वो क्या कहता है, वो बोलता है वो नहीं आया बट छोड़ो ना, वो तो आपको पता ही है ना कैसा है। कितना बड़ा दिल होगा उस लड़के का ये सब करने के लिए यार, कितना बड़ा दिल होगा उसका। और इसमें लेयर जो मतलब क्राफ्ट आपका वो मुझे इतना बढ़िया लगा कि मतलब उसमें ना कहीं अपॉर्चुनिज्म नहीं था, वो एसके का इनोसेंस ही था वो जब बुला रहा था। हाँ यार, है ना, कोई कि अभी अभिलाष कुछ बन गया है, कभी भी नहीं यार, ये अपॉर्चुनिज्म कहीं नहीं था। इनफैक्ट जब वो लड़ता भी है और वो गुरी के साथ, उस सीन के बारे में बहुत लोगों ने मुझे कहा जहां पर कि वो चाय पी रहे हैं दोनों के दोनों, और बोलते हैं कि सब तेरे बारे में, तू अपने बारे में ही सोचता रहता है और वो अपने बारे में सोचता रहता है। वो कितना प्यारा सीन है। उस सीन में भी वो कहता है कि मैंने उसको आप क्यों बुलाया था तेरी शादी में, अपने लिए नहीं बुलाया था, मुझे लगता था कि मैंने हम तीनों का रिश्ता खत्म कर दिया था उस लड़ाई में। अगेन दैट लड़ाई सीक्वेंस बिकेम वेरी वायरल, हर जगह वो फैला, द स्वार्थी वाला, द स्वार्थी वन। तो मैंने कहा, ये एसके कहता है कि मैंने ये सोचा कि मैंने खुद से कहा कि मैं उसको अंडू करना चाहता हूँ, मैंने वो करेक्ट करने के लिए शादी पे बुलाया था। उसके दिमाग में वो चोट 6, 7, 8 साल के बाद भी है कि वो चोट लगी थी, अब उसको मेरे को सही करना है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं यार, बहुत प्यारा कैरेक्टर। टीवीएफ ने ना यार मिडिल क्लास को ओ करना सिखाया। वो पहले ना एक शर्म सी थी लोगों में, लोग लगता है यार हम डिस्को में नहीं जाते, मतलब हमारे हाँ यार, मतलब मिडिल क्लास में तो हम तो शर्मा शर्मी में भी मरते हैं। बचपन से वो कहा जाता है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो वो रहा है। मैंने भी सवाल भी लिख के रखा आपके लिए कि मेरा ऐसा था कि आपने ना बीच में बड़े सिंपली बोल दिया था ये कि हम मिडिल क्लास वाले ना यार सेल्फ डाउट में ही मर जाते हैं। हाँ सच है यार, सच है। बड़े लोग क्या क्या बातें कर रहे होते हैं यार, उनको क्राफ्ट के बारे में पता भी नहीं होता है, वो ऐसे बैठ के बता रहे होते हैं कि कैसे एक्टिंग करनी चाहिए, कैसे डायरेक्शन करना चाहिए। आंखों में दिख रहा है, आंखों में नहीं, क्योंकि हम लोगों का आक्रोश है मिडिल क्लास का। हम ना बिल्कुल निचले तबके के हैं जो कि हाथ जोड़ सकें, क्योंकि हमारे अंदर स्वाभिमान बहुत है, और ना हम वहां पर है कि हम चीजों को बदल सकें। हम बीच में अटके हुए हैं। ये साला मिडिल मैनेजमेंट, बीच के लोग जो है ना, हमारी जिंदगी बड़ी खतरनाक है यार। हम सैंडविच का वो बीच की टिक्कियां जो बस पिसे जा रहे हैं। हम टैक्स भी देते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ होता भी नहीं है। हम आवाज उठाते भी हैं, हमारी आवाज सुनी नहीं जाती है। हम तो सबके सपोर्ट के लिए हैं यार, हमने तो कुछ तो हम मिडिल, और सबसे ज्यादा गिल्ट भी हमें ही है। हम सबसे मतलब घर भी है लेकिन बंगला नहीं है। और घर भी ऐसा जिसे चलाने के लिए बस एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एक गाड़ी है लेकिन पेट्रोल भरने के से पहले 10 बार सोचते हैं। तो कितनी बहुत कॉम्प्लेक्स है यार हम लोग। हम वो भी नहीं है कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कपड़े हैं लेकिन इतने अच्छे कपड़े नहीं है कि हम लोग उस फ्लॉन्ट कर। हाँ, तो हम वहां पहुंचना चाहते हैं और हमें पता है हम जिंदगी भर वहां नहीं पहुंच पाएंगे, और यही गिल्ट मारता है। हम अपने आप को कौन एक्सेप्ट कर पाए? अमीर आदमी बोल रहा है कि हम तो बहुत बहुत हम्बल बिगनिंग। अबे हम्बल बिगनिंग देखनी है, मिडिल क्लास को देखो। और ये मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी बदल गई है। दिल्ली के जो फ्लैट्स हैं वो 4 हिस्सों में डीडीए के फ्लैट्स डिवाइडेड है। डीडीए क्या एग्जैक्ट? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये घर बनाता है। एक होता है जनता फ्लैट। जनता फ्लैट होता है एक कमरा, एक बाथरूम और एक किचन, ठीक है। फिर आता है LIG, लोअर इनकम ग्रेड। लोअर इनकम ग्रेड में एक कमरा, एक आधा कमरा, एक बाथरूम, एक किचन। फिर उसके बाद आता है MIG, मिडिल इनकम ग्रेड। फिर आता है HIG, और फिर आते हैं एक्चुअली 5 है SFS। SFS तो मैंने देखे भी नहीं कैसे होते हैं। क्या होता है SFS? बड़े घर होते हैं कुछ, उसमें बड़ी 3-4 बालकनी और ऐसा मामला होता है। एलीट वाला। मैं LIG से आया हूँ लड़का हूँ, मुझे पता है कि वो स्ट्रगल क्या होता है। मुझे पता है कि शादी में अगर जाना है और आपके पास कपड़े नहीं है और आप गंदे कॉलर वाली व्हाइट शर्ट पहनते हो तो आप कितना कैसे छुपा रहे होते हो उसको। ये देखा है हम, वहां से आते हैं हम लोगों ने वो देखा है कि मेरे पापा की लाइफ निकल गई एक स्कूटर खरीदने में। RJ1418M9489, दैट वाज द स्कूटर नंबर। बजाज का क्लासिक SL आया था, एक गद्दी वाला।
उन्होंने पीएफ सब तोड़ के 90s के एंड में वो स्कूटर खरीदा। दैट इज व्हाट वी हैव सीन। हमने अपने माँ बाप के सपनों को मरते हुए अपने सामने देखा है भाई। हमने देखा ही 1.5 कमरे के अंदर 6 लोग कैसे रहते हैं, 7 लोग कैसे रहते हैं। तो इसलिए मिडिल क्लास और गरीबी का ज्ञान ना हमको मत पेलो, हमें मत बताओ कि ओ वी हैव एवरीथिंग बट यू नो आवर चाइल्डहुड वाज लाइक ओह माय गॉड। ये इस गिल्ट में मर रहे होते हैं भाई। बट फिर आप ही अभिलाष भाई बोलते हो ना कि ये उनकी रियलिटी है, तो उनकी रियलिटी बट मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारी रियलिटी है। व्हाई यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अस? दैट्स फाइन, दैट मैं थोड़ा ना कंपेयर कर रहा हूँ। दैट इज योर रियलिटी एंड आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट विद योर रियलिटी। आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट विद द रियलिटी ऑफ ड्राइवर साहब जो गाड़ी चलाते हैं सुबह से शाम तक और अपने घर जाते हैं। लेकिन वो कंपेयर ना करें ना मेरे साथ अपने आप को। मैं अपने आप को आपके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया है आपकी अपॉर्चुनिटीज के साथ या आपके स्ट्रगल्स के साथ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो स्ट्रगल्स क्या होते हैं कि 5 फिल्में कौन सी चूज करूं। मुझे पता ही नहीं है वो स्ट्रगल कैसे होते हैं कि बिना काम किए हुए मैं सारे टॉक शोज में चला जाऊं। हमारा तो मैं क्यों कंपेयर करूंगा आपके साथ? दैट इज नॉट माई रियलिटी। माई रियलिटी इज दिस एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग। एंड प्लीज यू डोंट कंपेयर, क्योंकि आपको पता ही नहीं मिडिल क्लास क्या है। मिडिल क्लास हो जाना कूल हो गया है सडनली यार। माई हम्बल बिगिनिंग। अबे तुम्हें पता ही नहीं है ह्यूमिलिटी क्या होती है भाई। मतलब बहुत लंबी डिबेट है। नहीं, सही बात है। बट वो टीस वहां से आती है यार, दैट यू डोंट बिलोंग हियर, यू हैव नॉट लिव्ड दिस लाइफ। तो हम लोग कंप्लीटली फाइन है अगर आपका एब्सोल्युटली। हमने कभी नहीं कहा ना कि हम आप जैसे होना चाहते हैं। और आपको नहीं पता है हमारे दर्द क्या होते हैं। आपको नहीं पता है कि अगर 10,000 रुपए की पेंशन घर में आती है और 6 लोग खाना खा रहे होते हैं तो उसमें कैसा होता है। आपको नहीं पता है कि स्कूल की अगर मेरे एक रिलेटिव है, वो लड़का सुबह पेपर फेंकता था, दूध डिलीवर करता था और उसके बाद वो स्कूल जाता था क्योंकि उसके पापा का बिजनेस फेल हो गया था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पापा पता है क्या करते थे? वो इंजीनियर है, अब तो विदेश ट्रैवल करता है वो लड़का। उसके पापा एक मिठाई की दुकान में सर्व करते थे, जूठन उठाने का काम होता है ना, वो करते थे। ये होता है यार, मतलब मिडिल क्लास की रेंज इतनी बड़ी है ना, सब अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास जनता फ्लैट वाला भी है और MIG वाला भी अपने आप को मिडिल क्लास कह रहा है। उसके बीच में भी बहुत लेयर्स हैं, उसके बीच में बड़ी रेंज है। आज कार वाला भी मिडिल क्लास कहता है, आज स्कूटर वाला भी मिडिल क्लास है। अब मेरे को एक इंस्टेंस याद आता है इससे। 3rd स्टैंडर्ड में था मैं और स्काउट्स एंड गाइड्स होते थे केंद्रीय विद्यालय में। 3rd या 4th में था और मैं ना बचपन से बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और अच्छा स्टूडेंट भी था, तो मैं हमेशा से ऐसा बढ़ा चढ़ा के मेरे को आगे बढ़ाया जाता था। तो हम लोग बाहर जा रहे थे, मेरे ख्याल से जोधपुर या उदयपुर कहीं पर हमारा ग्रुप जा रहा था। तो अब 3rd 4th स्टैंडर्ड में जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है वो साइन करने के लिए। और हमारे स्कूल में ना कुछ क्लासेस बाहर होती थी पेड़ के नीचे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 अगेन जयपुर। और हम लोग पेड़ के नीचे थे और मेरे पापा आने वाले थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज है ना पेड़ के नीचे क्लास ना हो। क्यों? क्योंकि पेड़ जो था वो गेट के सामने था और पापा आते साइकिल में। मैं नहीं चाहता था कोई इंसान देखे मेरे पापा साइकिल में आ रहे हैं। ये हमारी गिल्ट भाई, इट स्टेम्स फ्रॉम देयर। क्योंकि हमारी क्लास में एक और लड़की थी जिसके पापा कॉन्टेसा नाम की गाड़ी हुआ करती थी लंबी सी, उसमें आते थे। किसी के पापा स्कूटर में आते थे। साइकिल में पापा आएंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन आज आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे बाप ने साइकिल में अपने ऑफिस जाके वहां से घर आके किलोमीटर्स तक साइकिल चला के हमें पाल पोस कर यहाँ तक पहुंचाए। तो ये है हमारी सच्चाई और हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे। और उसी कॉन्टासा वालों के इकोसिस्टम में हमको वही एजुकेशन वही सब हाँ, दिया। मतलब हम सेम ही उसमें थे, सेम ही लेवल पर थे। आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट फॉर कॉन्टेसा, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है ये ओ माय गॉड। ये ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा है, अगर मिडिल क्लास हम ज्यादा है, वो कम है, हायर मिडिल क्लास या अमीर कम है, फिर भी यार ऐसा कैसे वही जीत जाते हैं। हम अपने आप को वो क्यों नहीं कर पा रहे? तो मतलब हमारे पास हक नहीं है उनकी जैसी जिंदगी जीने का? है, मैं बोल रहा हूँ हम अपने आप को वो क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं हाफ पैंट पहनता हूँ तो मैं पहनता हूँ, मेरे पास क्योंकि आपको बताया गया है ना हाफ पैंट पहनना गलत है। आपको बताया गया है ना महंगी शर्ट क्या होती है। आपको बताया गया ना, किसी ने बताया ना आपको। एड्स देखी ना आपने कि बीड़ी पीने वाला गरीब, सिगरेट पीने वाला अमीर और कूल। होता दोनों से कैंसर है, लेकिन कूल क्या है? सिगरेट पीना। आपको बताया ना मार्केट ने बताया ना आपको कि कार चलाने वाला इज कूलर देन स्कूटर चलाने वाला इज, तो ग्रेटर देन साइन होता है कार ग्रेटर, स्मॉलर स्कूटर, मोर स्मॉल साइकिल, उससे सस्ता पैदल। ये आपको बताया ना, ये मार्केट ने बताया आपको। तो मार्केट की सच्चाई है और वो हमारी सच्चाई है और हम लोग ओन नहीं कर पाते उसको। मेकअप ना करके जाना, हेयर ना करके जाना इज नॉट गुड।
मैं साउथ के एक्टर्स को देखता हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि रजनीकांत साहब ऑन स्क्रीन कैसे भी हो, ऑफ स्क्रीन जब वो जाते हैं बिल्कुल सिंपल एक आम इंसान जैसे जाते हैं। या वहाँ के एक्टर्स को जब मैं देखता हूँ मुझे बड़ा सही लगता है यार, सुंदर चीज़ है। मुझे तो ये कंफ्यूजन है बड़ा इन जनरल कि सोसाइटी और आर्टिस्ट का ये ट्रांजैक्शन क्या है। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर एन आर्टिस्ट, सो आप मुझे बताना ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक्टिंग कर रहे हो, ओके, आई शुड बी द वन हु शुड बी हैविंग माय व्यूज ऑन योर एक्टिंग। आपके एक्टिंग पे से मुझे जो भी कुछ है मेरी राय बनानी चाहिए वो देख के। बट आप अगर किसी मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे तो भी आपको उधर पुश किया जा रहा है। तो सोसाइटी आर्टिस्ट का ट्रांजैक्शन होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी कहानी कह रहा हूँ या मैं कोई किरदार प्ले कर रहा हूँ, अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं अपने घर पे देखूँ उसको शूट करके, ठीक है। अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं अपने घर पे देखूँ उसको। अगर मैं बना के उसे दुकान में डाल रहा हूँ, दुकान मतलब ये प्लेटफॉर्म्स जो है OTT प्लेटफॉर्म्स या फिल्म्स, तो यानी कि मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ। तो दुनिया का हर इंसान जो उसको देख रहा है उसके पास उसकी राय देने का अधिकार है, ठीक है। ये इतना डेमोक्रेटिक सब कुछ होना चाहिए। कहानी कहने का हक होना चाहिए, कहानी कहने के ऊपर रिएक्शंस का हक होना चाहिए, और ये कहीं पर भी वॉयलेंट नहीं होना चाहिए, शब्दों से, एक्ट से, कैसे भी। फिर मेरा हक ये भी है कि मैं क्या सुनूं और क्या ना सुनूं, वो भी मेरा हक है, ठीक है, जब तक कि मैं उस कहानी के साथ एसोसिएटेड हूं। तो मुझे ये लगता है कि इतने सारे, अरे हु इज ही टू रिव्यू माय फिल्म और माय परफॉर्मेंस। मैं मतलब मेरी पहली फिल्म वाज अ डिजास्टर भाई 2018, पर मेरे को लगा मैंने जो किरदार किया दुनिया के लिए किया, नहीं पसंद आया वो भी अच्छा, पसंद आया वो भी अच्छा। ऐसा ही, इतना ही सिंपल है। और ये जिंदगी भर वैलिडेशन चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। हर किरदार के साथ, हर प्रोजेक्ट के साथ, हर फिल्म के साथ, हर कहानी के साथ, कुछ लोगों को आप पसंद आएंगे, कुछ लोगों को आप नहीं पसंद आएंगे, कुछ लोगों को आप, हाँ ठीक है एक्टर अच्छा है बंदा गंदा है, हाँ एक्टर खराब है बट बंदा बहुत सही है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आपको मिलते रहेंगे। हमें बहुत क्लियरली पता है कि हम किस बिजनेस में बेसिकली किस कहां पर हैं। तो आपके पास वो भी हक है कि आप छोड़ के चले जाएं या फिर इस कहानी के साथ आगे। मैं पूछ रहा हूं कि फॉर एग्जांपल कि बी लेट्स से JNU में हुआ, आपका क्या? मैं वही मैं वो तुम्हें मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूं कि पहला तुमने कहा था कि उस पर जो रिएक्शंस आते हैं वो, सो मैं आता कहां से हूं, मैं इसी समाज का हिस्सा हूं ना। आर्टिस्ट ऐसे नए अलग तरीके से तो पैदा नहीं होते कि मम्मी पापा को बोला जाए बेटा आर्टिस्ट पैदा करो। हम उसी समाज से आए हुए हैं हम, और हमारे पास हक है बोलने का भी और ना बोलने का भी। सिर्फ ये ना समझा जाए कि सिर्फ हमारे पास बोलने का हक है, हमारे पास ना बोलने का हक भी है। मेरे एक्सप्रेशन में साइलेंस भी है, मेरे एक्सप्रेशन में ना कहना भी है। तो अगर मैं किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ या किसी चीज के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी राय उस पर नहीं देना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो माई राइट। हाउ कैन दैट, वो कैसे डेमोक्रेटिक नहीं है? ये बात तो है। मतलब आप जबरदस्ती बताइए, आप बोलिए इसके बारे में, बोले क्यों नहीं बोलना है उसको यार, क्यों घुसा रहे हो माइक? हर चीज पे नहीं बोलना होता किसी को। कोई आदमी फिल्म देख के जा रहा है, उसके मुंह पे माइक घुसा रखा है कि आप बताइए इसके बारे में आपको क्या कहना है। उसको नहीं कहना है, उसके आर्ट के बारे में कहो ना, उसके क्राफ्ट के बारे में कहो ना कि आपने वो जो काम किया था ना हमें पसंद नहीं आया। वो सुनेगा 100% और शायद पूछेगा भी कि क्यों पसंद नहीं आया, प्लीज बताइए, ताकि मैं अपने क्राफ्ट को अच्छा कर सकूं। क्या आप नेताओं से पूछते हैं आपको वो फिल्म कैसी लगी? नहीं पूछते। हाँ, या वो थिएटर आपने परफॉर्मेंस देखी नहीं देखी? तो जब वो अनभिज्ञता, नॉट नोइंग एवरीथिंग, एक तो वो भी है ना, मेरे को लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। अब तुम इंटरव्यू कर रहे हो तो मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं, मैं सब बता दूंगा, मैं बताऊंगा, आप तो पूछो बस। मैं उत्साहित हूं मैं भरा हुआ खड़ा हूं, मैं बस at times you don't know things and you should just say यार मेरे को नहीं पता है। That's completely fine, मतलब उसमें पर वो that is not fine ना सोसाइटी वाइज। इसको नहीं पता, अच्छी स्कूल में क्या होता था, मैम नहीं पता है, अरे नहीं पता, शेम किया जाता था आपको। नहीं जानता है मतलब शेम दैट पर्सन। टीचर को नहीं पता, बेकार टीचर है। अरे ना जान पाना भी ठीक है और उसको एक्सेप्ट करना तो बहुत बड़ी चीज है। पीयर प्रेशर है फिर वही, मतलब कि सोसाइटल प्रेशर है यार। पीयर प्रेशर तो कछुना भैया सोसाइटल प्रेशर है। बहुत हैवी हो रहा है भैया थोड़ा लाइट करते हैं। मैं आपको एक ये बताऊं बस आपके फीड के बारे में, इंस्टाग्राम फीड। हाँ जी। एक रील ना गलती से 2 बार चली गई आपको, मैंने जानबूझ के डाली थी। सच में? हाँ जी, और मुझे पता है कौन सी रील है वो। कौन सी कान वाली रील है ब्रो, आई नो व्हाट आई डू। क्यों किया लेकिन? अरे वो मेरे दोस्त ने डाली तो उस पे ट्रैक्शन नहीं आया, मैंने कहा इस पे बहुत कम ट्रैक्शन आ रहा है, मैं फिर से डालता हूं। बट दोनों की कोलैब है ना, वो दोनों की कोलैब है शायद से। कोलैबोरेशन में शायद मेरे इनिशियल वीडियोस में कुछ रहा था वो, और
उसने अपलोड किया मुझे टैग करके, तो मैंने कहा 1 सेकंड रुक, अब मैं डालता हूँ तुझे टैग करके, कुछ अतरंगी होगा, कुछ नहीं हुआ, सेम था। So I realized कि Instagram is smarter than me. बट ऐसे डालने से ये थोड़ा सा कम होता जितना मैंने YouTube अच्छा पे ऐसा देखा होता है क्या? हाँ, तो फिर अब नहीं है ना, डालेंगे। इन लोग सोशली सेन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हम पहुंच रहे हैं वहाँ पर। भाई अब ये सवाल है, मतलब ये मेरा बड़ा पर्सनल सवाल है जी कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर डैड, Yeah. है ना, तो मुझे जानना है आपसे ये कि जैसे कोई इंसान हमारे बीच से चला जाता है, जी है ना, मतलब शारीरिक तो नहीं है हमारे बीच में, उसी रिश्ते को देखने के तरीके या मायने बदल जाते हैं कि हम वही रिश्ता जो हम पहले देख रहे थे, मैं मेरी मॉम और आज मेरा रिश्ता बड़ा प्यारा देख रहा हूँ, तो अगर कुछ एक मिसिंग हो जाता है उसके साथ हमारा देखने का लेंस बदल जाता है क्या इस चीज को? बहुत इमोशनल या रैशनैलिटी थोड़ा हटा के ऐसा कुछ पता नहीं यार, बदलता है नहीं बदलता है, बट अब आपके पास नई मेमोरीज नहीं है क्रिएट करने के लिए, वो बंदा नहीं है क्योंकि, तो अब आप पुरानी मेमोरीज को ही रिलिव कर रहे हो, तो उसको देखने का लेंस बदल जाता है पूरा। कैसे बदलेगा वो लेंस? नई मेमोरीज नहीं क्रिएट हो रही हैं, तो आप यू जस्ट गो बैक टू योर प्रीवियस मेमोरीज, पुरानी। मैंने जिंदगी में कभी हार्ट ब्रेक नहीं देखा कि दिल टूटता है तो कैसा होता है। मैंने अपने दोस्तों को देखा कि सुबह से शाम तक शराब ही पी रहे हैं, रोने में लगे हुए हैं। उतना खतरनाक नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस उतना खतरनाक नहीं है मेरे लिए। मेरा दिल पहली बार तब टूटा था जब मैंने अपने पापा को देखा था लास्ट टाइम, और तो मेरा उतना इंटेंस नहीं होता, बट यू गो बैक टू द सेम मेमोरीज, यू रिमेंबर दैट पर्सन। मुझे लगता है मेरे पापा और मेरा रिश्ता भी बहुत प्यारा था यार, तो मेरे को तो वही पता है। तो आई ऑल्सो थिंक कि वो एक्सपीरियंसेस आपके कैसे थे। मेरे भी बड़े प्यारे हैं वैसे। हाँ, नहीं, मतलब मेरा ये मतलब था, जैसे लेट्स एग्जांपल हम फिल्मों के हिसाब से जाते हैं, वही ग्रामर से चलते हैं। एक जो हमको किसी पे झगड़ा हुआ एक सीन में, समझो वही इंसान मरता तो हम स्लोमो में देखते हैं, थोड़े इमोशनल लेंस से देखते हैं वही चीज, है ना, वो गुस्सा तो निकल जाता है वो टाइम पे यार कितना प्यारा था वो जाना। बट आपका तो बड़ा प्यारा मेरा बहुत सही यार। मतलब मेरे को याद है मेरे दोस्त ने कॉल किया एक बार और उन्होंने, मेरे पापा ने फोन उठाया। उस टाइम पर हमारे पास ये लैंडलाइन फोन हुआ करते हैं MTNL के, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला हेलो, एंड माय फादर हैड अ वेरी डीप वॉइस, वेरी बेसी वॉइस, हेलो। और उसने कहा कि अंकल अभिलाष है। तो मेरे पापा ने कहा अरे यार तेरा फ़ोन आया है। और मेरा दोस्त पागल हो गया, तेरे पापा तेरे को यार बोलते हैं? तेरे पापा तेरे को यार दोस्त की तरह? मैंने कहा हाँ, तो बिकॉज आई वुड शेयर एवरी डैम थिंग विद माई फादर, एवरीथिंग विद माई फादर। मैं पहली बार एक बार एक पार्टी में गया था और मैं बड़े सीनियर लोगों के साथ था, और उन्होंने कहा यार ये लो वॉडका शॉट्स लो, और मैं 2 शॉट लिया और भाई दुनिया घूम गई, कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैं घर पे आया, मैंने कहा पापा ये हो गया। ठीक है चल चल चल, बस ऐसा है ना, ज्यादा मत किया कर। ही वुड से दैट। तो इट वाज दैट, वो ट्रस्ट बड़ा प्यारा था। तो मैं आई ऑलवेज गो बैक टू दोज मेमोरीज, दैट थिंग, एंड आई मिस हिम यार। मतलब बाप के चले जाने के बाद इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है ना एकदम से कि साला दुनिया अलग हो जाती है यार। मतलब फिर आपका बोझ ना शेयर करने वाला कोई नहीं रहता यार, तो सब कुछ आपको ना खुद संभालना पड़ता है। और ये कंधे इतने मजबूत होते नहीं है यार कि सब एक बार में खुद संभाल सके, तो वो बोझ डबल ट्रिपल हो जाता है यार। वो बड़ी फाइट होती है। तो माँ को भी संभालना पड़ता है, बहनों को भी संभालना पड़ता है, रिश्तेदारों को तो खैर मैं नहीं संभालता बट वो संभालते थे। हाँ, वो संभाल लेते थे, वो सब बाप सब संभाल लेता है, सब संभाल लेते हैं। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है, मैंने देखा कि ड्रिंक और स्मोक हम दोनों नहीं करते। ओके, और उसमें मतलब मैं अपने पेरेंट्स का बता सकता हूँ, मेरे डैड ने और मेरी मॉम ने बहुत अच्छा ट्रिक खेला, कभी रोका ही नहीं किसी चीज से। हाँ यार, वो बड़ी सही बड़ा स्मार्ट ट्रिक है ये। मेरी माँ तो रोकती है, मेरे पापा नहीं। मेरे माँ तो हर चीज पे, रात को कहाँ गया था, कितने बजे आया, टाइम पर आना, बहुत रहा है। और मेरी लड़ाई, हाँ अभी भी होता है। क्या बात कर रहे हो, अभी भी हो रही है? हाँ, सेम। इतना लेट, ये इतना ही रिएक्शन यार, मतलब 36 साल के हो गए अभी भी इतना लेट, ऐसे थोड़ी ना चलती है यार बात। बट वो तो पापा बहुत फ्री थे। पापा ने कभी नहीं रोका, कभी नहीं कुछ भी करने के लिए नहीं रोका। कोई सिर्फ एक चीज के लिए उन्होंने सजेशन दिया था, और वो शायद क्योंकि लाइफ में कभी नहीं रोका था, तो मैंने बिना सवाल किए मान लिया। मैं यार आर्ट्स लेना चाहता था, उन्होंने मेरे को साइंस स्ट्रीम दिलवाई। बस वो एक चीज थी जिसके लिए उन्होंने जिंदगी में मुझे कहा कि ये करना, और आई डिड इट। उसके अलावा उससे आगे पीछे कभी किसी चीज के लिए कोई मनाही नहीं, कभी रोक। जितनी भी मतलब वो है, जितनी चादर फैल सकती थी उतना उन्होंने करा यार।
अपने हाथ में बाप, मेरे को लगता है सब बाप जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। सबका कम्युनिकेशन ग्रामर शायद से अलग होगा, अलग होता है, करेक्ट, बट वो इंटेंट तो वो भी सेम ही होता है सबका। फिजिकल टच नहीं होगा, गले नहीं लगाएंगे, 1 आर्म डिस्टेंस बना के रखेंगे, माँ के थ्रू सवाल पूछवाएंगे, वो ग्रामर भी सेम है, उसमें भी बहुत फर्क नहीं है। मेरे डैड का एक बहुत बड़ा प्यारा चीज है, वो क्या करते पॉडकास्ट जैसे आ जाता ना मेरा, तो वो आयुष से मुझसे लिखवा लेते सब मराठी में। अच्छा। और बहुत प्यारा लिखते हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखता हूँ। माय सन पॉडकास्ट कभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है या कौन है, उनका बस अपना एंगल प्यारा है बड़ा। ये जो है ना जिंदगी, ये बेस्ट जिंदगी है, जो हम कुछ वक्त पहले बात कर रहे थे ना कि आपकी जर्नी, और हम लोग कांस्टेंट कंपैरिजन में, मेरी परफॉर्मेंस, मेरा पॉडकास्ट, मेरे नंबर्स, मेरे फॉलोअर, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग जब अपने उस पर फोकस करेंगे ना, वो बड़ा सुकून वाला है। सक्सेसफुल है या नहीं है वो अलग चीज है, बट सुकून वाली चीज है, बड़ा प्यारा रहता है जब आप अपने आप में। ये इसलिए इतनी प्यारे इमोशंस और रिश्ते हैं यार, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे तेरे आपा तुझसे, कुछ नहीं। वैसे पॉडकास्ट उनको बड़ा वो होता होगा, मेरा बेटा देखो उसका है, इससे बात कर रहा है, देखो कभी बहुत क्यूट है, बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि मैं बैठा हूँ, हम लोग बैठा है, ये अभी ये मेरा बेटा है, इसका भी ये पॉडकास्ट अभी इन्होंने किया है, अभी ये करने वाले। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं अभिलाष थपलियाल के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मम्मी ने जो कौन, मराठी में जो कौन आया, बोल लो कि मम्मी तू एस्पिरेंट्स बघितले ना, बोलते हाँ, तो फ्रॉम नोवेयर एसके, और मैं बिल्कुल बना के नहीं बोल रहा कसम से, एसके तुला कसं माहिती, नाव सेम है ना। तो हमारे घर पे मैं स्वराज कामले, मेरी मम्मी सुरेखा कामले, पापा सुधीर, उनको बस उनका अपने मतलब। वाह आंटी प्रणाम, मी एसके आहे। अरे वो एसके, मैं तुला कसं माहिती, इसके नाव सेम है ना। कितना मतलब ये आर्ट का ना बड़ा प्यारा चीज भी है, लोग जो उनके मस्त, उनको जो कनेक्ट होता है वो लेके चले जाते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो अभी मामी में अनुराग सर ने इंट्रोड्यूस किया मुझको कि अभिलाष थपलियाल, और उन्होंने भी एसके बोला, ठीक है। दानिश नाम का मेरा एक इंटर्न था 2012 में, जब मैं दिल्ली में रेडियो करता था। 2012 में आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसकी स्टारकास्ट आने वाली थी हमारे ऑफिस। मैं तेरे को फोटो दिखाता हूँ, अगर मेरे को मिलेगी तो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था ये, दिखाना। ये देखो, दैट्स मी बीच में। ये जो गमछे देख रहे हैं सबने गले में डाले हुए हैं, ये मैं और दानिश खरीदने गए थे। अच्छा। तो वहां पे कनॉट प्लेस में हमारा ऑफिस हुआ करता था, और पास में ये एक छोटी सी मार्केट थी जहां पर हम लोग गमछे खरीदने गए कि वो आएंगे तो उनको सबको गमछा देंगे, और जिया हो बिहार के लाला वो चलाएंगे, ठीक है। वो गमछे हम खरीद के लाए, सबने पहने, इनको भी पहनाए, और ये सब, ये पिक्चर क्लिक हुई। उसका मेरे पास मैसेज आया अभी 1 हफ्ते पहले कि भाई अनुराग सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया ना, आपको याद है उनकी फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, और उनकी कास्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया था, और हम लोग गमछे खरीदने गए थे उनके लिए। भाई लाइफ सर्कल में पहुंच चुकी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार उस तरीके से कि मैंने गैंग्स की कास्ट को, मनोज सर और हुमा को वहां पर इंट्रोड्यूस किया था अपनी टीम के साथ, हम लोगों ने किया था, और आज अनुराग सर ने मुझे मैंने सोचा भी नहीं था, बट उसने सोचा और उसने बहुत प्यारा मैसेज भेजा मुझको, लाइक यार इट्स ब्यूटीफुल। तो हाँ, सब अपनी तरीके से आर्ट को देखते हैं। बहुत बहुत मैंने मानव कौल का एक सुना था कभी। हाँ। वो अगर किसी में भी रत्ती भर भी अगर अपने क्राफ्ट को लेके, आर्ट को लेके हल्का भी अगर कभी घमंड हो तो वो सुन लेना चाहिए, कि बहुत प्यारी चीज है। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने भी कहीं पढ़ा था या कुछ, ये राइटर जब लिखता है ना, वो अपने हिसाब से सोचता है और वो लिखता है कुछ, तो उसमें एक डाइल्यूशन आता है। वो जब डायरेक्टर को सुना रहा है तो डायरेक्टर अपनी स्टोरी सुन रहा है उससे। वो तो अपना, जैसे आपने मुझे बोला कि सबने अपनी टोपी देखी उससे, ये जब एक्टर को ब्रीफ दे रहे हैं ना, या डीओपी को ब्रीफ दे रहे, लाइटमैन को ब्रीफ दे रहे, तो वो सब अपना अपना ले रहे हैं। एक्टर जब कर रहा है तो वो अपना कर रहा है, ऑडियंस जो ले रहा है वो अपना ले रहा है। अगर इन सब चीजों में कॉमन ये आ जाएगा ना, तब जाके वो हिट होगा। तो हम्बल रहना उस, वो बस जब सब बट मेरे को लगता है वो डाइल्यूट नहीं हो रही है, वो ऐड हो रही है। अपना नैरेटिव आ रहा है उसमें। हाँ, कितनी प्यारी चीज है यार, कि तूने एक लाइन लिखी कि हाय मेरा नाम स्वराज है, मैंने उसको कर दिया हाय मेरा नाम स्वराज है। डायरेक्टर ने कहा नहीं ऐसे मत कर, ऐसे। ओह कितना बढ़िया, कितनी हम लोग हमेशा बोलते हैं एक्टर, नहीं यार ये तो पूरा टीम एफर्ट है, ये टीम एफर्ट है। हम लोगों को तालियां मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं लेकिन वो टीम एफर्ट है, और इस टीम का जो देवता है वो डायरेक्टर। ये बात शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वो डायरेक्टर है यार, उसने वो दुनिया बनाई है और उसके बस एक आप एक कैरेक्टर हो, एक अदाकार हो। तो ये फोटो देना मुझे, मैं डालना चाहूंगा ये फोटो। हाँ है ना, हाँ, ये फोटो ले लेना भाई। इंटरेस्टिंग है। तो अब आप, मेरा ना पूरा गमचा का एक रिसर्च था, और मतलब मेरा एक रिसर्च था वो आपने तोड़ दिया अभी। क्या? तो मैंने लगा ना गमचा और एके, इनका अपना ना एक पूरा नैरेटिव है आपके स्क्रीन प्ले में, आपकी लाइफ अगर फिल्म है तो गमचा फ्रॉम द वो अपना क्या था आयुष, मफलर मैन से लेके तो गमचे का अपना मफलर हाँ। और एके अर्णब कुमार से लेके अनुराग कश्यप तक का एक अपना एक ग्राफ है। अरे मेरा कैनेडी में भी गले में डाला हुआ है कुछ है? हाँ। यार मुझे एक बताना, आप बता सकते हो, आप काफी मतलब कॉमन लोग भी आपसे काफी रिलेट करते हैं, ये फेस्टिवल का गेम क्या, मतलब जो फेस्टिवल में रिलीज होती है वो हमारे यहाँ भी नहीं तो फेस्टिवल में फिल्म तब जाती है जब वो रिलीज ना हुई हो। अच्छा, जो थिएट्रिकल वगैरह हो जाती है वो फेस्टिवल में नहीं जा सकती। तो पहले फेस्टिवल में जाने के लिए वो एक कंडीशन होती है कि आप फेस्टिवल में फिल्म भेजें, फिर उनको देखेंगे, जूरी जो है वो जज करेगी, दिखाई जा सकती है नहीं दिखाई जा सकती है, वो जजमेंट होता है और बेसिस दैट फिर एक फिल्म आगे बढ़ती है। तो ये अभी हम कहाँ देख पाएंगे कैनेडी? अब तो मामी में आ गई मेरे ख्याल से, मामी के बाद पता नहीं अभी कहाँ जा रही है, बट मामी वाज हिंदुस्तान में वापसी पूरी दुनिया घूमने के बाद, तो जल्दी दिखेगी। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक कुछ होना चाहिए कैनेडी के साथ। हाँ वो बेसिकली नहीं, वो शो नहीं था, तो वो हुआ क्या था कि मामी में जब हुआ तो बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, वहाँ भाई हजारों लोग बाहर खड़े हो रखे हैं और उनको और सीट्स जो लिमिटेड हैं वही हैं। तो फिर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रंजन, उन्होंने वो कॉल लिया कि यार एक काम करते हैं, इसको रंजन सर ने कहा कि हम लोग एक बार रीगल में दिखाते हैं। तो फिर रीगल का, और वहाँ पर भी सेम चीज़, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो खत्म ही नहीं हो रही है लाइन। मैंने कहा 256 तो आज ही गया भाई वो लाइन ही खत्म नहीं हो रही है। इतना प्यार, ना वो किसी और चीज़ के लिए, ना वो प्यार सिर्फ अनुराग कश्यप के लिए ऑडियंस का, वो उनकी क्राफ्ट के लिए, वो हम में से किसी के लिए नहीं। हम में से कोई भी कहे ना हमारे लिए प्यार है, हमारे लिए आए थे, बिल्कुल गलत, सरासर झूठ है। इसको आप अपने जहन से निकाल दें। वो सिर्फ और सिर्फ अनुराग कश्यप के लिए इश्क है, जिसके लिए वो लाइन लगती है, जिसके लिए लोग जाते हैं और फिल्म देखते हैं और तालियां बजाते हैं और 7.5 मिनट तक कान में जो है स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। वो सिर्फ अनुराग कश्यप के लिए, वो किसी और के लिए नहीं। और बहुत किस्मत वाले हैं हम कि उस आदमी के साथ में बैठने का सौभाग्य मिला, उस आदमी के साथ काम करने का, उस आदमी के साथ रेड कार्पेट पर कान में चलने का की किस्मत हुई। तो मैं तो सोचा भी था, मेरे सब बोनस है यार। तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं मेरे लिए। अश्विनी अय्यर तिवारी, अनुराग बीवी का कॉल आ रहा है, ये नहीं छोड़ सकते। पांडा, इंटरव्यू में मैं थ्रू करता हूँ कॉल। बाय बाय बाय। देख रहा हूँ बीवी भी अंडरस्टैंडिंग है। ओके बाय। मैं रिसर्च करने के लिए मैं गया तो प्राइवेट था। हाँ अच्छा, थ्रेड्स पे रहेंगे, थ्रेड्स पे नहीं किया होगा, प्राइवेट अपन उधर जाके देखते हैं कुछ है तो यार वो बहुत बहुत सही है। उनका अगर मैं पूछूं एज एन आपकी वाइफ का, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि ना, हम बोलते हैं इंसान चेंज होता है ओके, कि यू डिफाइन अभिलाष इन 5 वर्ड्स, तो क्या डिफाइन करेंगी वो? क्यों उनको हम देख नहीं पा रहे? गेम खेलता ना यार, नहीं होगा, कोई बात नहीं। कोई आइडिया नहीं है यार। तू सच में पूछना चाहता है क्या अभी? हाँ पूछे। आई डोंट नो, है ना, नहीं पता। आई डोंट नो क्या, कि वो कहीं हमको दिख नहीं रही, हमारे रिसर्च में मिल नहीं रही हमको कहीं, तो यही शो के जरिए से शायद। आई डोंट नो यार। हेलो। नहीं वो एक्चुअली तेरे से कुछ 2-3 एक सवाल पूछना चाह रहा है। मैं तेरे को लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूँ। एक सेकंड। सो दैट्स अनुभूति। हाँ, किसी के मैं आ जाओ इधर मास्टर में। चलो मैं इधर बैठा हूं। पांडा स्वराज है अभी साथ में और कुछ तो पूछना चाह रहा है वो। हाय अनुभूति, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ अभिलाष पे, आप कहीं दिख नहीं रहे हो मुझे स्क्रीन पे कहीं से भी। मैं थ्रेड्स पे चला गया, सोचा वहां होंगे, आपने प्राइवेट नहीं किया होगा, वहीं पे भी प्राइवेट है वो सब चीजें। एक सवाल है बस मेरा अनुभूति जी, अभिलाष को आप डिफाइन कीजिए कि कैसे रहा है अभिलाष पहले से अभी तक, क्या चेंज हुआ है क्या नहीं। अगर आपको मैं पूछूं कि 5-6 लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो। डिफाइन करना है या फिर क्या चेंज हुआ है ये बताना है? क्या चेंज हुआ है ये बता दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं तो बड़ा मॉडेस्ट हो रहा था इसमें। ओके, डिफाइन करना है, देन आई थिंक ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। ओके। And for him, his जो work is worship वाला, जो if you have to give a face to that thing ना, कि work is worship, so that would be his face. ओके। तो कुछ चटपटा दो यार, कुछ चटपटा दो। कोई चटपटा नहीं है, दिन भर काम ही करता रहता है वो, that is the चटपटा
छोटा पार्ट। ओके, तो ये होगा थंबनेल अभी हमारा कि अभिलाष थपलियाल इज नॉट गिविंग टाइम टू हिज बेबी। डन डन डन। ये वादा है मेरा आपसे, ये रहेगा हमारा थंबनेल। ओके। Okay, on change, so I haven't like no, I don't think he is. I mean, because change आप तभी notice करते हो probably if you see from a distance. Yeah. Because मतलब this experience is together experience, so I don't think I'm the right person to say to change here well. Okay. But हाँ. अरे पांडा, I've become more handsome यार, say that please. अभिलाष झूठ नहीं बोलना था ना. ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच अनुभूति, है ना? मैं ये मेरा वादा है, थंबनेल यही होगा, आप टेंशन मत लेना। ओके डन डन, चलो बाय बाय। मेरे घर वालों को पता था मैं कर क्या रहा हूँ, बट कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो लड़की मेरे साथ जर्नी में स्टार्टिंग से रही है। तो शी इज एक्चुअली, उसने एक्सपीरियंस किया मेरी जर्नी मेरे साथ। बाकी सबको पता था ये कर रहा है, क्या करता है, कैसे करता है, क्या करता है पता था, एक्चुअली कैसे करता हूँ सब कुछ वो बेहतर उनके बारे में बताओ थोड़ा, है ना यार? वेरी हम्बल, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और उसीलिए प्यार हो गया था उससे। मतलब 9th स्टैंडर्ड में क्लास में घुसी और मैंने कहा ओए होए ये कौन है? ये कहाँ हुआ ये दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी, सन 2001 की बात है। तो तब, बट शी वाज वेरी, बहुत पढ़ी लिखी है। तो हमारे घर में तुम कभी आओगे तो किताबों के ढेर लगे हुए हैं, और वो किताबें मैंने नहीं पढ़ी हैं, वो सब उसने पढ़ी हुई हैं। हमारे घर में जो है, जो उसके फेवरेट ऑथर्स हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं उन बुक कवर्स के। तो बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मुझे लगता है मेरी ज़मीन पर मुझे रखने वाली लड़की वो है कि हल्का सा भी उड़ता हूँ तो मुझे याद दिला देती है कि मैं कौन हूँ। मेरे जितने दोस्त हैं वो सब उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे कुछ दोस्त उसके बन गए। तो यार हाँ, मतलब उनके करियर के बारे में बताओ थोड़ा सा। तो एकेडमिकली कैसे रहे उनका? बहुत एक्सेप्शनल। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 12th ग्रेजुएशन के बाद हमें मास कॉम के एग्जाम्स देने थे। मैंने जितने एग्जाम दिए मेरा कहीं नहीं हुआ। ओके। फ्रॉम IIMC टू जामिया मिलिया इस्लामिया टू लॉर्ड ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, ये मैं आपको बड़े बता रहा हूँ। उसने जो एग्जाम दिया उसके सब क्रैक हो जाते थे, और सब वो टॉप 5 टॉप 10 टाइप का। तो जामिया एक वहाँ पर क्या नाम है उसका, MCRC। MCRC एक जामिया में मास कॉम के कोर्सेज हैं उसके अंडर में। वहाँ पर उसे क्रैक कर पाना बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, एक्टर्स, थिएटर पर्सनालिटीज वहाँ से निकले हुए हैं। इनफैक्ट शाहरुख वहीं पर थे। तो जब उन्होंने बीच में उस कोर्स को छोड़ा था जामिया में MCRC स्पेसिफिक MCRC जो जगह है वो है मास कॉम रिसर्च सेंटर मेरे ख्याल से। तो वहाँ पर अनुभूति का क्रैक हुआ और अनुभूति ज्वाइन दैट। और मैं तब रेडियो में इंटर्नशिप करता था और वो कॉलेज करती थी, उसके बाद हम लोग मिलते थे। तो दैट्स हू शी इज, कि अगर आप बोलोगे क्रैक करना वो क्रैक कर देगी। वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार लड़की है। उसके बाद उसने जर्नलिज्म किया कुछ टाइम तक, फिर उसने जर्नलिज्म छोड़ा, फिर सरकारी सेटअप में इंडियन ऑयल में उसके पेरेंट्स ने कहा सरकारी नौकरी दो। उसने जो एग्जाम दिया लाइफ में कभी वो फेल नहीं हुई, उसने दिया वो एग्जाम भी क्लियर हो गया। फिर फिर जर्नलिज्म छोड़ के शी स्टार्टेड वर्किंग विद इंडियन ऑयल। अभी वो वहीं पर है। तो जब वो मुंबई ट्रांसफर हुई तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बीवी के पीछे आ गया। तो आप उनके लिए मुंबई आए या? हाँ, मतलब मेरे को अमित शर्मा जो डायरेक्टर हैं तेवर के, उन्होंने कहा था कि तू आना। और इसका जब ट्रांसफर हुआ तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन गया जाने का। तो चलो, अगर नहीं होता ट्रांसफर तो थोड़ा बाद में प्लान बनता यार। मतलब अगर वो जो एक सिद्धू जी नहीं बोलते, अगर मेरी मौसी की मूछ होती तो क्या वो उन्हें मैं मौसा बोलता? नहीं, इस एंगल से पूछ रहा हूँ ताकि कि आपके प्लान में था, प्लान ऑफ एक्शन में था। हाँ, मतलब मैं सोच रहा था कुछ वक्त से, बिकॉज आई यूज्ड टू डू कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करता रहता था जब। तो हमारे वहाँ पर मैं फीवर के लिए काम करता था। तो हिंदुस्तान टाइम्स एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है पूरे हिंदुस्तान को, पता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की जो एडिटर थी उस टाइम पर, अब तो और सीनियर हो गई हैं, सोनल कालरा, वो एक डिस्कशन करती हैं जिसको कहते हैं स्टार्स इन द सिटी। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज वहाँ पर आते हैं और सोनल के साथ बात करते हैं। तो हमारे बॉस हो रहे हैं शरद भट्टा त्रिपाठ। मुझे लगता है कि रेडियो किस तरीके से देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, वो मुझे शरद ने समझाया। तो मेरे मेंटोर रहे हैं वो। अभी भी मेरे को कोई एडवाइस चाहिए होती है तो मेरी लाइफ में 3-4 लोग हैं जिनको कॉल करता हूँ, उनमें से एक शरद है। तो मैंने उनको कहा मैं ना यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ वैसा। और ये कपिल शर्मा शो से पहले की बात है। ओके। तो हमने वो करना शुरू किया, वहाँ पर वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए वहाँ से। और फिर कपिल शर्मा शो आया, मैंने कहा ये तो मैं कर लूंगा।
तो मेरे दिमाग में वो था कि ये करने के लिए मुझे एक बार मुंबई जाना है, बस उतना थॉट था, वो स्ट्रॉन्ग थॉट था, लेकिन क्या आई वांट टू डू दैट, मेरा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था शहर में आने का। और आपके ना ख्वाब बड़े इनोसेंट है, मुझे बहुत बड़े लगते हैं। केबीसी में सवाल आ जाए, हाँ और क्या यार, कितनी बड़ी चीज है यार। केबीसी में जाना बड़ी चीज नहीं है, वो तो कोई भी पहुंच जाता है, बट केबीसी में आपके ऊपर क्वेश्चन, आपका नाम बच्चन साहब लेके पूछ रहे किसी से, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं यार ये। उनके बारे में बताओ, उनसे क्या 3 सवाल पूछे आपने 2 इंटरव्यू जो आपने उनके साथ किए? जब भी बच्चन साहब से क्वेश्चंस वगैरह तो नॉर्मल होते थे, मेरे को सबसे अच्छी चीज जब भी बच्चन साहब का इंटरव्यू होता था, मेरे को लगता था मेरे टाइप के आदमी है, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। ये हम पे बड़ा प्रेशर बना है ये पूरे चीज का। अरे लेकिन यार मेरे को लगता है वो सबसे बेसिक चीज है यार, मैं फौजी का बेटा हूँ यार। अग्री कंप्लीटली। मतलब मैं बच्चन साहब का, जैसे मुझे याद है फर्स्ट इंटरव्यू 9:30 बजे था सुबह के, और मी बीइंग मी मैं 9 बजे पहुंच गया भाई, मैं 9:25 पे देख रहा हूँ बच्चन साहब आ गए। मैंने कहा यार ये तो बहुत कमाल है, और इसीलिए वो वहां पर है जहां पर है। पंक्चुअल लोग जो होते हैं ना, वो मेरे को किसी ने कहा था 3 चीजें, भी मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने ये बताया कि 3 चीजें किसी ने कही थी कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हार्डवर्क, टैलेंट और किस्मत। ये किस्मत ना आपको कहीं भी पहुंचा देती है, ये किस्मत आपको अनुराग कश्यप के पास पहुंचा देगी, अश्विनी अय्यर के पास पहुंचा देगी, अमित शर्मा के पास पहुंचा देगी, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर टैलेंट और हार्डवर्क नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा ना, तब कुछ जादू होगा, तब मैजिक होगा। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर सिर्फ हार्डवर्क है, टैलेंट नहीं है, तो घिस घिस के शायद आप में टैलेंट आ जाए, लेकिन फिर भी आपको लक चाहिए। ये तीनों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट जुड़ के आएंगे जब कभी तो कुछ होगा, तभी कुछ होगा यार। अर्नब कुमार और कश्यप, अनुराग कश्यप में क्या कॉमन है अगर आपको लगे, ऐसा कुछ लगे पर्सनालिटी था, क्राफ्टमैन और इन जनरल? यार दोनों आपने ना सब बता दिया अनुराग कश्यप के बारे में। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने क्या लिख के रखा है। मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी, तुम लिख रहे हो, कलम से लिखने वाले लोग मेरे को बड़े पसंद है। टाइपिंग थोड़ा सा ये बहुत अच्छा है। मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी लोग क्या सोचेंगे। मैं बस इतना लिख रहा हूँ कश्यप, कुछ सवाल ही नहीं बन रहा मेरे। अरे वो तो बहुत, आप बता दो यार कुछ उनके बारे में। किसके बारे में? अनुराग सर के बारे में मैं बता रहा हूँ। हम लोग मतलब मैं और आयुष, कौन नहीं है उनका फैन? पहली बात, अरे यार कौन नहीं है उनका फैन? हम आए शायद से, मैं तो पर्सनली मतलब अनुराग कश्यप की क्राफ्ट के आप फैन होंगे, लेकिन जब आप उस इंसान को जानोगे ना, तो आप प्यार में पागल हो जाओगे इस इंसान के। दैट इज द डिफरेंस। कई लोग क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, इंसान ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो भाई इंसान बहुत प्यारे हैं यार, वो बहुत प्यारे इंसान है। कुछ बताओ उनके बारे में यार, कुछ ऐसा बढ़िया सा जो अभी तक आपने नहीं बताया हो कहीं। क्या ही बताऊं, इसलिए आगे मैंने सुन लिया, मुझे कुछ अलग व्यूअरशिप नहीं चाहिए, बट ऐसा कुछ जो मैं सुना। मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ पहले उनके बारे में। आयुष एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, क्या कर रहा था? अनुभव सर। उनसे मैं मिला अभी लास्ट वीक, वो भी बहुत कमाल के हैं यार, बहुत समझदार काफी। तो आयुष उनके साथ काम कर रहा था, तो कास्टिंग कर रहा था, तभी तो मिलना होता था अनुभव सर के घर पे, इन लोगों का कास्टिंग को लेके कुछ ना कुछ बात होती थी। तो एक दिन इसने शाम को फोन किया 9 बजे, और मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रहा था, और मुझे ना मतलब मैं नैनीताल में भी हो रहा था, जैसे गाड़ी घूमती है मैं सीधा, मुझे नहीं जमता बहुत कार का एसी, और वो एमबी प्योर टाइप से, ब्रांड का नाम नहीं लेना है, बीप कर देना, ऐसा कोई भी जो कार का फ्रेगनेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। उल्टी शुरू हो जाता, मैं उल्टी लेके सोया हूँ। आयुष का कॉल आ गया, बोला यार भाई मुझे बिल्कुल बात नहीं करना है, तू रख, कल मैं बात करता हूँ, ये करता हूँ। तो उसने भी डिसेंटली रख दिया, बट उससे नहीं हो रहा है। उसने अगला कॉल कर दिया मुझे, भाई सुन मैं आज अनुराग कश्यप से मिला, मेरा उल्टी सब भाई बता क्या हो गया, कैसे हो गया? तो अनुराग कश्यप भी आ गए वहां पे, फिर वो भी आके बैठे, और हमारा एनर्जी कुछ अलग ही लेवल चला गया। तो इस तरीके के फैन है हम। अनुराग कश्यप के साथ एक बड़ा कमाल का किस्सा हुआ। तो ये शूटिंग चल रही थी दोबारा की, तापसी और पावेल दोनों मेरे अच्छे दोस्त शूट कर रहे थे वहां पर, तो हम लोग पहुंच गए मिलने के लिए। तो एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई अनुराग सर से, और उस पहले दिन की वजह से उन्होंने मेरे को कैनेडी में बाद में कास्ट किया। क्या हुआ उस दिन से? हाँ ठीक है, वो बताता हूँ, वो तो मजेदार एक कॉन्वर्सेशन था। लेकिन सेकंड डे में आया, और इनका एक 5 स्टार पुणे में होटल था, वहां पर शूट चल रहा था, और मेरे को पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर का एक्टर जागा है क्या, मैंने गार्ड से कहा कि मुझे ना अनुराग सर से मिलना है। उसने कहा शूटिंग चल रही है, जाओ। मैं कहा अनुराग सर बिग फैन, आई वांट टू मीट यू। वो ऐसे पलटे, उन्होंने देखा, and we started improvising। मैंने कहा सर बिग फैन, जस्ट अ मिनट सर मिलना है। अरे अभी नहीं ना, इनको हटाओ ना। भाई ऑलमोस्ट गार्ड ने उठा के मेरा कॉलर पकड़ के मुझे फेंक ही दिया। मैंने कहा सर अब तो सच बोल दो, तब ना अरे दोस्त है मेरा, छोड़ दे भाई। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था, और यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो बंदा एक्टर भी कितना कमाल है।
कि नहीं मिलेगा सर मैं सर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुन तो लो एक बार। अरे इसको हटाओ ना यहाँ पर। ओ भाई उठा दिया था गार्ड ने मेरे को, ऐसे कॉलर पकड़ा, उठा के फेंकने वाला था बस। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। ये बिना बात किए बस ऐसे वाइब बस वाइब में शुरू हो गए। तो वो था वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। कैसे लगता था क्राफ्टमैन आपको? पता आपका क्या, लेजेंड को आपने इतने नजदीक से देखा है ना, ये वाली बात है, तो ऐसी क्या खूबी लगी आपको मतलब उनमें जो कि क्राफ्टमैन? बोलने की हिम्मत, कहने का दम, जो दिल में है वो जुबान पे रखने की हिम्मत। फिल्टर्स बड़े कम? फिल्टर्स की जरूरत नहीं होती अगर आप सच बोल रहे हो तो। सच बोलने में क्या फिल्टर्स? नहीं, बट लोग जो फिल्टर्स यूज करते शायद से लोगों के ऊपर है। वो आदमी तभी लेजेंड है कि वो जो दिल में है वो जुबान पर है और बहुत अच्छे से बोलते हैं अपनी क्राफ्ट। मुझे लगता है कि सिनेमा गैंग्स के बिफोर और आफ्टर है। गैंग्स ने कितने लड़कों को हिम्मत दी हीरो बनने की, अपनी कहानी कहने की, इस इंडस्ट्री में आके स्ट्रगल करने की। उससे पहले आपको वही चॉकलेटी और गुड लुकिंग और वो सब होना पड़ता था, क्राफ्ट बाद में आती थी। आपने बहुत बड़ी प्यारी चीज़ बोली थी, शायद से मैं अप्लाई करना चाहूँगा अपनी लाइफ में कभी की। किसी से जो अपने इंटरव्यू में बोला था कि यार मेरे ना टैलेंट पे आप डाउट कर सकते हो, मेरे हार्ड वर्क पे आप डाउट। हाँ, मेरे इंटेंट पर डाउट नहीं कर सकते यार। मेरे टैलेंट को आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट आप अगर मेरे को कहोगे ना कि ऐसा करने में। एक शॉट था ब्लर में, ब्लर जब हम लोग शूट कर रहे थे, ब्लर का कैरेक्टर बहुत ही साइको किलर टाइप का है और उसकी कहानी शायद आपको पता होगी कि मैं एक दिन का शूट करने गया था और वहां से अजय सर ने मेरे को एंटागनिस्ट दे दिया। अब उसमें एक शॉट है जब मैं तापसी के लिए सूप तैयार कर रहा हूँ। तो तापसी के लिए सूप तैयार कर रहा हूँ, चिकन सूप है, यानी कि उसमें मेरे को चिकन के पीसेस काटने हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, पहाड़ी हूँ, हम लोग खाते हैं चिकन, लेकिन चिकन काटना नहीं आता था। अजय सर ने कहा यार वो मैं शॉट लूंगा, तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा आप बताओ। बोलते तो चिकन काट सकता है? मैंने कहा हाँ मैं काट सकता हूँ। आई वेंट डाउन टू द किचन। उस पूरे दिन मैंने सिर्फ वो चिकन काटने की प्रैक्टिस की। और वो जो बुचर्स नाइफ होता है भाई, वो अगर यहाँ वहाँ गया ना, साफ है, उंगली साफ है या कट पड़ जाएगा। मैंने पूरे टाइम पहले मैं उसको देखता रहा, अच्छा कैसे काटते हैं, अच्छा इस पीस पे ऐसे मारूं, एंड आई डिड दैट टेक। वो मैंने खुद काटा और वो 1 सेकंड के लिए आता है कि कैमरा आता है, टक टक टक, दैट्स इट। शायद 3 या 4 टेक्स दिए होंगे उसके, लेकिन आई डिड इट ऑन माई ओन। मैं करूंगा, आप मुझे कहो, मैं 100% 200% शिद्दत से करूंगा, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। क्योंकि टैलेंट तो जितना है उतना ही है। पहली बात तो पहला सवाल, इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंड्स होते हैं या नहीं? पहली बात, क्योंकि बहुत एम्बिशियस लोग हैं, सब अपना अपना काम करना है, तो वो उतना सेल्फलेसली हो पाता है या नहीं? और दूसरा चीज ये कि जैसे तापसी आपकी फ्रेंड है, ओके, तो प्री बहुत बड़ा सक्सेस और पोस्ट सक्सेस इंसान में नजदीकी से कोई फर्क पड़ता है क्या इन सब चीजों में? पहला सवाल अच्छा पॉजिटिव फर्क भी हो सकता है अगर आपको बता सको। राइट, पहला सवाल का जवाब देता हूँ। बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इंसान है। इलैबोरेट करो। दोस्त आप कभी भी बना सकते हो ना। मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे काम वाले दोस्त हैं, जो रेडियो में मेरे साथ थे। मेरी लाइफ में जब मेरा डाउन टाइम आता है वो साथ में होते हैं, जब मैं सक्सेस में होता हूँ वो ताली बजा रहे होते हैं, हमेशा। वो कुछ दोस्त हैं और उनको पता है वो मेरे दोस्त हैं और मुझे पता है वो मेरे दोस्त हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइम पर ही दोस्त बनते हैं। आप अगर खराब इंसान हो तो आपकी जिंदगी में कभी दोस्त नहीं बनेंगे। आप अच्छे इंसान हो, आपको हर वक्त दोस्त मिलते चले जाएंगे। मैंने जितने वेब शोज किए या फिल्म्स की, एक प्रोजेक्ट को छोड़कर सारे प्रोजेक्ट में मेरे दोस्त हैं। हम ऑलमोस्ट रोज बात करते हैं या फिर टच में रहते हैं, सक्सेस एक दूसरे की सेलिब्रेट करते हैं और ये बोलना नहीं पड़ता कि भाई मेरा शो आगे पोस्ट डाल देना। वो हम बाय डिफॉल्ट वो तो कर ही रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली अपने कुछ खराब होता है कॉल करते हैं तो ठीक है, क्या हो गया, क्या हेल्प कर सकते हैं। ये कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये कह पाना ना, ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है कि कुछ चाहिए क्या बताना। ये कहने वाले ही बहुत कम है आज की तारीख में। तो ऐसे बिल्कुल दोस्त बनते हैं यार इंडस्ट्री में। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कमाल के दोस्त हैं। मेरे एडवाइस लेने वाले और मुझे एडवाइस देने वाले बहुत और सक्सेसफुल दोस्त हैं। तो पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, डज सक्सेस चेंज अ पर्सन? वो इंसान का कोर क्या है ना, उस पर डिपेंड करता है। करप्ट आदमी फेल होने के बाद भी वैसा ही रहेगा, सक्सेसफुल होने के बाद भी वैसा ही रहेगा। ईमानदार इंसान और ईमानदार हो जाएगा शायद सक्सेसफुल होने का, शायद, पता नहीं। मैंने जितने लोगों को देखा है तो मैंने तो ऐसा ही देखा है। सो ये जो नई चेंज होने वाला चीज है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ तापसी, आप ये कैसे इलैबोरेट करोगे? तापसी को मैं जानता हूँ 2016 से 6, 7, 8, 9 साल। 9 साल मुझे लगता है कि इंसान को जानने के लिए काफ़ी टाइम होता है।
तापसी बहुत कमाल की एक्टर रही है। जैसा मैं बोल रहा था कि इंडस्ट्री की कुछ ही एक्टर्स में से एक है जो अपने कंधों पर एक कहानी को लेकर जा सकती है, चाहे आप मुल्क बोलो, थप्पड़ बोलो, नाम शबाना उससे पहले आई थी, या फिर अभी हाल फिलहाल की एक और फिल्म का मैंने जिक्र किया था अभी, पिंक। यू नो, वो सारी कहानियाँ जो कहानियाँ हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है कि जहाँ नाच गाना करके आपने एक चीज़ भेज दी, वो कहानियाँ हैं जो कहीं जानी ज़रूरी हैं। पिंक मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ से कि सबको पता लगा, ओह ये लड़की कौन है यार। तो मैं पोस्ट पिंक एंड प्री पिंक ही तापसी को देखता हूँ। प्री पिंक मैं तापसी को जानता था, और अब इतनी फिल्मों के बाद, जुड़वा जैसी कमर्शियल फिल्म भी उसने की, और इस तरह की जो सोशल कमेंट्री वाली फिल्म्स हैं वो सब भी उसने की। रत्ती भर फर्क नहीं है उस लड़की में, रत्ती भर। अब भी उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स वर्क। मैंने फिल्म साथ में की यार, ब्लर तो हमने साथ में की। वो सुपरस्टार है और मैं एक आम लड़का उभरते हुए सितारे थे तभी। कहना अच्छा नहीं लगता ना खुद को सुपरस्टार का है इसका मान। तो लेकिन वक्त से पहले सेट पर आना, अपनी लाइंस करके आना, अपना किरदार पता होना, वो इतना इन्वॉल्व रहती है उसमें अभी भी। तो मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है उसमें, इतना भी बदलाव नहीं है। बहुत सारे लोग, फेलियर बदल देता है, फेलियर शायद हम्बल बना देता है, बट ये मतलब लेकिन सक्सेस के बाद वैसा रह पाना मुश्किल तो है। हाँ, मुश्किल तो है ना। वही आपके नैरेटिव से बड़ा स्मूथ लग रहा है। हाँ। पर जितना यार उसकी जर्नी को वही बता पाएगी। मैं तो जैसे देख रहा हूँ, नहीं एज ऑब्जर्वर ही मैं आपसे पूछ रहा था, ये आपको क्या? तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत सेंसिबल, बहुत समझदार, समझ और बड़ी है उसकी इंडस्ट्री को लेकर। अब तो शाहरुख खान की हीरोइन है यार वो। मैं उसको कह रहा था कि यार इससे बड़ा क्या होगा बॉलीवुड में, अब तू बता। शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी, ओ हो व्हाट कॉम्बिनेशन, मतलब क्रेजी। साल का अंत हो रहा है बिल्कुल हाई पर। भाई। तो डंकी वगैरह यार, मतलब ऐसी मनमर्जियां जैसी फिल्में की हैं उसने, सारे बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करा है उसने। तो इतना सब देखने के बाद भी अभी भी वो 10 बजे सो जाती है। अरे उसके घर में भाई मतलब लेट नहीं जा सकते हो आप, 10 बजे सो जाती है यार वो। उसका अभी भी वैसा ही है, अपना बिल्कुल रूटीन तमीज़ में चलती है। रोज़ उसका वर्कआउट होता है सुबह, उतनी ही क्लोज है अपनी फैमिली के, उतना ही ध्यान रखती है अपने दोस्तों का। सबको वही पकड़ के चलने वाला जो है। हाँ यार, अभी भी वो वैसी ही है, हमेशा वक्त रहता है उसके पास। अगर मैं कॉल करूंगा उसके पास हमेशा वक्त रहता है बात करने के लिए, हमेशा रिप्लाई करने में उसको 15 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। अगर उसको ये जो अभी आपने लाइन बोला ना, पूरे मुंबई वेन डायग्राम में कोई नहीं बोलता होगा ये जो लाइन, अभी जो 2 लाइन आया ना कि हमेशा वक्त रहता है। हाँ, हमेशा वक्त रहता है, हमेशा वक्त रहता है उसके पास। उसको पता है उसको जिंदगी में कहाँ पर सही तरीके से वक्त देना। इंडस्ट्री में मेरे को मैं कहीं अटकता हूँ तो मैं उसको सबसे पहले कॉल करता हूँ। अटकता इन द सेंस तो कई चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप उस जर्नी में ऑलरेडी एक बंदा है जो उस जर्नी को क्रॉस कर चुका है। नहीं, जब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे अभिलाष भाई, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि बहुत लोग जो सुन रहे हैं ना, उनको अटकने का उनको समझे एग्जैक्टली क्या, क्योंकि बहुत लोग देखते होंगे। मतलब जैसे कई बार होता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, तुझे क्या लगता है मुझे सिर्फ ये करना चाहिए या किसी को रीच आउट करना चाहिए? तो शील टेल मी, अच्छा सुन, ऐसा ऐसा तू कर सकता है। तो वो एडवाइस बहुत, और मुझे पता है कि उसकी एडवाइस कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड इंटेंट। वो मेरे भलाई के लिए मुझे एडवाइस दे रही है, जो भी कह रही है मेरी भलाई के लिए कह रही है कि प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुझे क्या लगता है। कई बार वो सवाल पूछता हूँ तो शी इज़ ऑलवेज देयर। वो कहीं भी होती है वो बता देती है कि उसको क्या करेक्ट लगता है, और फिर उसका, और ये नहीं होता उसका कि ये कर, आई थिंक कि ये करना चाहिए, बाकी तेरा कॉल। तभी इंस्टाग्राम पे काफी फैमिली वाइब लगती है मुझे, तापसी, उनकी बहन। हाँ यार वैसा ही है यार, यही है यार, परिवार से दूर का परिवार है यार ये। बहुत बढ़िया। हम सब घर से दूर रहने वालों का एक परिवार हर जगह बन जाता है। ये कौन है इस परिवार का हिस्सा? सभी यार, जो हमारा तो ओपन फैमिली है। आप आते रहो जुड़ते रहो, तो आते रहते हैं लोग, जुड़ते रहते हैं। तो हम सब, कुछ लोग चले जाते हैं जब उनको वो बिजी रहते हैं, बट इन जनरल सबको पता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। हम जब फैमिली से दूर रहते हैं तो माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहता है, भाई बहन का प्यार नहीं रहता है, तो इन्हीं सब में हम अपना परिवार ढूंढ रहे होते हैं, दोस्तों में। तो दोस्त फैमिली से ज़्यादा फैमिली हो जाते हैं कई बार हम लोगों के लिए। दुख दर्द पीड़ा में बनने वाले रिश्ते शायद से बहुत ज़्यादा सुख में भी, सिर्फ दुख दर्द पीड़ा नहीं, सुख में भी। सेलिब्रेशन इन्हीं के साथ होता है। जब आप दिवाली में घर जाके दिए नहीं जला सकते हो, इनके साथ जला रहे होते हो। होली में गुलाल इनके गालों पे लगा रहे होते हो। तो वही है यार, लोहड़ी में इन्हीं के साथ रेवड़ियाँ खा रहे होते हो। तो कांस में क्या क्या खाया आपने? मैं देखा कांस में यार, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते। कांस नहीं है, कांस है, ये जॉनर है,
ये क्या है एग्जैक्टली यार जॉनरा बोलते हैं तो मैं भी जॉनरा बोलता हूँ बिकॉज़ आई एम अ कूल पर्सन। गौतमिक नाम का एक बंदा है, वो मेरे साथ था, तो मैं और गौतमिक बड़ा प्यारा नाम है उसका। तो गौतमिक और मैं पूरे टाइम घूमते रहते थे, उसको बड़ा इंटरेस्ट था खाने में, तो कभी वो क्रॉसॉन खिलाने ले जाता था, बड़े इंटरेस्टिंग क्रॉसॉन। खारी, हाँ क्या खारी लगता है, खारी को क्या बोलते हैं? हाँ वो हमारे यहाँ फैन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फैन दिल्ली में फैन वाला चाय में डुबा के खाते हैं। हाँ, खारी फैन बोलते हैं। तो हाँ वैसा ही कुछ उनकी खारी। तो वो ले जाता था लंच के लिए अलग अलग जगहों पर, डिनर के लिए अलग अलग जगहों पर, सब कुछ डिशेस बताओ ना, जैसे दो याद रहती है, बहुत घी वाली जुबान ऐसे लपटने वाली चीजें एक आध तो बता दो तो मैं सर्च कर लूं, मैं भी देखो क्या होता है। रोटी वोटी तो नहीं वहाँ पे, वो होता है कि नहीं हमारा जैसे रोटी दो सब्जी, वो यार नहीं, उनका एक ही होता है कि ऐसे चिकन का कुछ बना दिया, यार मटन का कुछ बना दिया, ऐसा लैम्ब का कुछ, ऐसा सब होता है उनका। वो फिश का हो रहा है इतना, मुंह क्यों ऐसे हो रहा है? मेरे को खाना समझ में नहीं आता एक्चुअली। मैं खाना समझ ही नहीं आया जिंदगी में। मेरे को मुंबई में सारे के सारे दोस्त बोलते हैं कि दिल्ली वाले जितने की साले खाना तो है नहीं यहाँ पर, और मेरे को बड़ा सही लगता है। अरे आई लव महाराष्ट्रियन कोंकण का। मैं अभी एक उसमें इंटरव्यू में बात कर रहा था कि अगर आप सोल कड़ी पी लो आपको कुछ और चाहिए नहीं लाइफ में। आपने ट्राई नहीं किया सही चीजें, भाकरी आपने खाई नहीं, आपको क्या पता। तो मेरे को लगता है एक तो खाने के साथ वैसे ही मेरा कोई बहुत अटैचमेंट नहीं है, एज यू कैन सी गाइस। तो मेरे को इसलिए खाना एक्साइट नहीं करता बहुत। नहीं हमको लगा हम में से कोई गया है बता देगा कि क्या क्या मिलता है, हम देख तो लेंगे। कोई भी जा सकता है कान में, तू भी अच्छे कपड़े पहन के रेड कार्पेट पे चल सकता है, अब तो समझ जा। अपनी फिल्म लेके जाना जरूरी नहीं होता, क्लास के साथ जाएंगे। तो वो है, तू जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, एज अ व्यूअर भी जा सकते हो, आप देख सकते हो ऑडियंस की तरह वहां पर, कोई भी जा सकता है कान। नहीं बट फिल्म लेके जाएंगे वो तो यार हाँ ये तो अलग मजा होगा ना। मैं पता, मैं जब खिड़कियां देखने गया था मुकेश चावला का, जब वो एक फेस्टिवल आता है मुकेश चावला कास्टिंग कंपनी का, तो उधर सब आते हैं। मैं पहली बार स्टार्स को देख रहा था, तो मेरे यहाँ पे खड़ी थी हुमा कुरैशी, तो मैं टीवी पे ही देखा हूँ ना, मैंने तो देखा नहीं कहीं। और मेरा गलती से धक्का लग गया, तो अपने जैसे मैं एरिया में करता हूँ सॉरी आंटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसे मैं बोलता हूँ। और मुझे नहीं आइडिया ही नहीं था ये पूरे वर्ल्ड का कोई ज्यादा, टीवी देखता था या थिएटर कर रहा था कॉलेज में, जो थिएटर। और ये बस पहली बार इंस्टाग्राम पे आया था कि मुकेश चावला कास्टिंग कंपनी का खिड़कियां नाम का एक फेस्ट है, वहां पे सब आएंगे। तो आंटी पे बड़ा खराब लुक आया मेरे तरफ, बहुत खराब, शायद से सही भी होगा उनके हिसाब से, उनके इसके हिसाब से। तो अपना, और मैं अपनी जिंदगी में बेस्ट कपड़े पहन के आज बेस्ट देखो, कई काफी आम लग रहे थे मेरे को उनके सामने कपड़े। तो वहां पे गए और अनुराग सब सामने आ गए। ओके, अब अपना क्या होता है ना, मुझे पता नहीं आपके साथ हुआ है कभी नहीं, कि हम ना बहुत देखते हैं इनको इंटरव्यू देखते हैं, मेरे ना आदत बड़ा उनसे आया ऐसा करने का, जबकि हाँ वो बहुत करते हैं, राइट बहुत करते हैं। एक खराब दाढ़ी उनके वजह से हो रखी है, मैं ऐसे करता रहता उनको देख के। तो सामने दिखे तो ना अपना एक हल्का ईगो आउट हो गया, अरे ये मेरे को नहीं पहचानते, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमको लगा दोस्ती हो गई है ना स्क्रीन के अंदर से, कि ये आदमी को मैं इतना देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर मैं यार एक ऑटो नहीं यार, कभी जाएंगे जब ऐसे टाइम पे जाएंगे। तो मैं तो रेडियो करते हुए बहुत इंटरव्यूज वगैरह किए, तो मेरे लिए वो कभी फैसिनेशन नहीं रहा। पर ब्लर की स्क्रीनिंग हो रही थी मुझे याद है, और सब लोग आए हुए थे इंडस्ट्री से, विशाल भारद्वाज थे, हमारे बहुत सारे, सैमी थी, पावेल, उस ग्रुप में। और सामने से एक एक्टर आती है और मेरे यहाँ पर हाथ लगाती है और बोलती है बच्चे बहुत अच्छा काम किया। दैट वाज दिया मिर्जा। और वो बोल के चली गई। रहना है तेरे दिल में म्यूजिक बज रहा होगा। मैंने अनुभूति को बोला, अनुभूति हम लोग 8th स्टैंडर्ड में थे जब पूरी दिल्ली में रहना है तेरे दिल में के पोस्टर्स लगे हुए थे। आज उन्होंने टच करके बोला कि बच्चे बहुत अच्छा काम किया। लाइक और भाई अभी 2-3 हफ्ते पहले एक अवार्ड मिला मेरे को, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। कांग्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू भाई। जैसे ही रिसीव किया, सामने देखा मैंने काजोल, फिर मैंने जनता को देखा और मैं करना शुरू कर दिया मैंने। आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय यार, मतलब मैं मीडिया वाला बंदा हूँ, रोज रेडियो पर बात करता हूँ, लेकिन कुछ तो हुआ और मैं कर गया वहां पर माइक पर। और अब तेरी ना काजोल नहीं है, मतलब अंजलि। हाँ मतलब वही कि कुछ होता है, समझ रहे हो। तो वो है, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग। एक किसी ने मेरे से पूछा था, एक रेडियो वाले बहुत सीनियर थे यहाँ रेडियो के, और एक अवार्ड फंक्शन में बैठा हुआ था और वो मेरे साथ में आके बैठे, और ऐसे सामने ना सारे एक्टर्स वगैरह अलग अलग टेबल पर बैठे हुए हैं। मुझसे पूछा कि अभिलाष क्या बदला है, अब क्या बदला है। मैंने ऐसे सबको देखा, मैंने कहा अब आई बिलोंग हियर। पहले मैं कभी आई नेवर बिलोंग्ड हियर। मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, फिल्मों का हिस्सा नहीं था,
वेब शोज का हिस्सा नहीं था। मुझे तो अपने आप को एक्टर बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत टाइम के बाद आया यार। मैं कभी नहीं कह पाता था कि मैं एक्टर हूँ। वो कास्टिंग वाला बैठा हुआ है, उसको बताओ, कभी मैं किसी को रीच आउट ही नहीं किया कि आई एम एन एक्टर, आई एम अ रेडियो जॉकी। अभी भी वैसे ही बोलता हूँ कि आई एम अ रेडियो जॉकी, आई होस्ट माई शो। पर अब वो है कि अगर कोई एक्टर बोलता है तो मुझे पता है कि मैंने अभी ऐसा काम कर लिया कि आई कैन कॉल माई सेल्फ, वो ये है मिडिल क्लास की विडंबना। कुमार विश्वास आपको मैसेज करता है यार, जिसका लिटरेचर पे इतनी पकड़ हो, जिनको लैंग्वेज स्वानंद किरकिरे और कुमार विश्वास, उन दोनों के मैसेजेस बहुत बहुत। क्या एग्जैक्ट मैसेज बता सकते हो आप अगर पता नहीं क्या था, देखना पड़ेगा। देखो स्वानंद सर ने तो ऐसे कुछ कहा था कि आई एम वॉचिंग इट और बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। आज स्वानंद सर ने फॉलो करना शुरू किया, लाइक अनुभूति को दिखाने का। देखो उन्होंने कहा कि एस्पिरेंट्स में बहुत सहज जिया अभिलाष, जीते रहो, ये कुमार विश्वास ने लिखा था। तो मुझे लगता है कि अगर वो देख चुके हैं, वो किरदार दिख गया तो बहुत बड़ी चीज है यार। बहुत वो कैरेक्टर कविमान वाला कैरेक्टर है, खुद कवि है। तो उसके साथ इतने बड़े अगर कवि हिंदुस्तान के कुछ बहुत अच्छा लिखने वाले स्वानंद किरकिरे, कुमार विश्वास जैसे लोग कनेक्ट करते हैं और उठते हैं तो बहुत बड़ी चीज। तो इसलिए लगता है कि हाँ कुछ तो होगा ही जो ये सब मिल रहा है वैलिडेशन। हम लोग एक गेम खेलते हैं बेसिकली, ओके, ये शो में। तो ये बहुत पहले से ही मतलब मैं कॉलेज के टाइम से कर रहा था, गेम बना दिया हमने इसको कि मैं गाने के बीच का अंतरा बोलूंगा, फ्लैट बोलूंगा काफी, और आपको गाना पहचानना है। ठीक है, ओके। तो मतलब चैलेंज रहेगा आपके साथ खेलना है मेरा। लेट्स सी कैसे जाता है ये। ओके, प्रेशर में ना, प्रेशर सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। डूबा रहूं सदा तेरे ख्यालों में, डूबा रहूं सदा तेरे ख्यालों में। वो गेम अप करना पड़ेगा भाई, अंतरा नहीं, टाइटल बताना पड़ेगा आपको, टाइटल तक आना पड़ेगा। आपकी कशिश सरफरोश डन है, ग्रेट है। ओके चलो। अंगड़ाई लेके हवा है चली, अंगड़ाई लेके हवा है चली, तो क्यों ना खुशबू बिखेरे कली, खुशबू हवाओं में ऐसी ना है गेंदाती है ना करे जो हो ना। अब पूरा गाना गा दिया यार। टाइटल वही तो तकलीफ है। ना एक पल की भी दूरी तो अब है, जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम। राइट। डगमग डगमग क्यों ना होंगे, डगमग डगमग क्यों ना होगे ने कदम, हवा कुछ हौले हौले बोले। गाना गाना, टाइटल अरे तो है दरमिया। इतना गा दिया यार, पूरा गाना गा दिया एक्चुअली। देखो ना इज द टाइटल। देखो ना, देखो ना। ये बड़ा इजी है आपके लिए। ओहो ना माने नैन ये तेरे, ओहो क्यों हटते ना दर से तेरे, ना माने नैन ये तेरे, क्यों हटते ना दर से तेरे। जी बहुत लोग नाराज होंगे इससे अगर। अरे तापसी की फिल्म का गाना है यार, गाना मन मर्जिया का गाना है यार। दो लोग नाराज होंगे ये पॉडकास्ट देखकर। जी अनुराग कश्यप का डायरेक्शन है, शैली की राइटिंग है, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है। जी हाँ, और अगला गाना आपके लिए वही सेटअप में जा रही है। हाल बेहाल क्या होया जी। बेइज्जती हो रही है बहुत ज्यादा गाइज। एक्चुअली मैं नहीं पता भाई, तो गाना मेरे को पूरा याद है लेकिन हाँ एक लाइन किधर तक आया था, ना माने नहीं है मेरे, ना क्यों हटते ना दर से तेरे, ओ ये प्यार सवाल क्यों है, हाल बेहाल क्यों है जी। कोई नहीं बुलदा यारा जीवे तू है बुल्ले, जीवे तू है बुल्ले हो पै गया हंजुआ दा दरिया ओहो। ये मैं दोनों को टैग करके डालूंगा रील। बहुत I'm so sorry guys, I just got inside the loop. That was it. That was it. Thank you so much. दो चीजें करवाऊंगा मैं, अगर आप चाहो करना तो। एक कविता सुनाना आप, जो भी आपको सही लगे, आपके दिल के करीब हो, ऐसी कोई एक कविता प्लीज। ओके यार, ये तो वही स्काउट्स एंड गाइड्स वाला जो हम किस्सा एक बता रहे थे, उस टाइम पर मैंने याद की थी। और
जब मैंने सुनाई थी तो ये फर्स्ट कुछ एक ट्रॉफी मिली थी इसके लिए। तो ये गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखी थी और इसका नाम है खूनी हस्ताक्षर। तो उस टाइम में कि बर्मा में खड़े हो रखे हैं सुभाष चंद्र बोस और लोग सामने, और ये उन सबसे बोल रहे हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे आज़ादी थी, मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहू ऊंची करके बोले खून मुझे देना और इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। And then it goes on कि कैसे लोग आगे आते हैं, काटते हैं और खून देते हैं, साइन करते हैं, and then they move on. It's a beautiful poetry. Oh my God, so nice. It's so relaxing. हाँ, काफी सही नोट पे बस मतलब ये एंड का सवाल लेना है ये वाला। हाँ, एंड करने से पहले ना मेरी टीम बहुत बड़ा भी हो गया, तो एक लास्ट सवाल करूंगा फिर एंड करूंगा। हाँ। यार वो मिडिल क्लास बच्चा जो सच में अपने लो सेल्फ एस्टीम पे अभिलाष भाई अभी कही है ना, हाँ, बहुत फॉलो करते हैं आपको ये सब, एक अगर मैसेज डायरेक्टली इस माध्यम से अगर आप उनको देना चाहोगे तो क्या लेसन बताना चाहोगे या क्या चीज आप उनको बताना चाहोगे? यार एक्सेप्ट कर लो अपने आप को जैसे हो, और फिर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना लग जाओ उस पर। क्योंकि हम लोग कई बार अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हम कैसे हैं। हमें सब हमेशा बताया जाता है बहुत पतले हो आप, बहुत मोटे हो आप, बहुत लंबे हो आप, बहुत छोटे हो, बट आप जैसे भी आप परफेक्ट हो। और ये मानो, ये सिर्फ सुनो मत, आप अपने परफेक्शन की तरफ बढ़ो, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करके, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो करना चाह रहे हैं, बहुत सोचो मत, करना शुरू करो। डोंट थिंक कि मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा और फिर वीडियो चल जाएगा। वीडियो बना डालो मेरे भाई। डोंट थिंक कि मैं एक बार ऑडिशन दूंगा और फिर मैं एक्टर बन जाऊंगा। ऑडिशन दे दो। डोंट थिंक कि मैं लिखूंगा और फिर वो छप जाएगी। लिख दो, क्योंकि जैसी पहली चीज शुरू करोगे ना, फिर सोचते बहुत है, करते बहुत कम है। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत लोग सुनेंगे, और ये अगर ये पूरे पॉडकास्ट से अगर कोई एक लड़का भी कही अगर वो ऐसा है और वो ऐसे हो जाएगा, तो शायद से मुझे लगता है कि इतनी सब पूरे क्रू की आपकी आने का पूरा एफर्ट्स वो सब सही हो जाएगा। मेरा तो एफर्ट छोटा सा ही था, पास से आया हूं। तुम्हारा तो आपकी लास्ट चीज करवाना चाहूंगा अगर आप कर सके तो, क्योंकि हम लोग नॉर्मली यूट्यूब चैनल्स करते हैं कि सब्सक्राइब करने बोल दीजिए यूट्यूब। मुझे लगता है ऑडियंस काफी स्मार्ट है, अगर उनको करना हो तो वो कर देंगे, उनको एडुकेट करने की जरूरत है नहीं। मैं एक चीज करता हूँ अपने स्वार्थ के लिए कम्प्लीटली, कि जो भी कोई गेस्ट आता है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप ये कर सको तो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कैमरा में देख के एक बार अगर आप ये बोल सको कि शाहरुख खान प्लीज एक बार स्वराज के पॉडकास्ट पे आ जाना। ऐसे करके मैं पूरे रिक्वेस्ट नंबर बना रहा हूँ जितने गेस्ट आए मेरे पास अभी तक, ओके, बड़े एक्टर्स से लेके जो भी कोई भी आते हैं राइटर्स, अगर आप मेरे लिए ये कर सको। क्या बोलूं? शाहरुख सर एक बार स्वराज के पॉडकास्ट पे आया ना, जब भी मैं उनसे मिलूंगा कभी, या हमारे पूरे टीम की इच्छा है, मैं वो पूरे रिक्वेस्ट ऐसे लगाऊंगा, और मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा वो हर आदमी को जिसने ये इच्छा यूनिवर्स में रखी, जस्ट बिकॉज कि मैं उनसे कभी ये कर पाऊँ। शाहरुख सर मुझे पता नहीं, आप मुझे जानते भी हो नहीं लेकिन ये चाहता है कि आप इसके पॉडकास्ट पे आओ, तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप जरूर आइएगा। थैंक यू। मेरा नाम अभिलाष है शाहरुख सर। हम साथ में जाएंगे, हम डेफिनेटली जाएंगे। मैं मिला हुआ हूँ यार उनसे, मैं तो छोले भटूरे खिलाया उनको। क्या बात कर, रुको भाइयों, क्या बात कर? मैं नया आया था मुंबई, तो एक रेडियो स्टेशन के साथ काम करता था। 2016 में उनकी एक फिल्म आ रही थी, तो उन्होंने बुलाया मुझको प्रमोशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो उनकी स्टडी है पूरी, तो मेरे को लगा शाहरुख खान के लिए, मैं दिल्ली से नया आया हूँ यहाँ पर शहर में, कुछ तो लेके जाऊँगा। तो शाहरुख खान के लिए आप क्या ले जाओगे? भगवान ने सब कुछ दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना बड़ा घर दिया है, इतनी दौलत शौहरत दी है। तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली वाला हूँ, इनके लिए छोले भटूरे लेके जाऊँगा। तो हिल रोड पे एक एल्को नाम की जगह, वहाँ से मैंने छोले भटूरे खरीदे, उनके लिए छोले भटूरे लेके गया।
और जब उनसे मिला उन्होंने कहा कि हाय हाय हाय, बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट हैं, ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ शाहरुख सर थे, जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं था। और मैंने कहा सर मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। उन्होंने बोला बता ना। मैंने छोले भटूरे दिए। तब तक उनकी वो ट्रे जो होती है उसमें खाना आ रहा था, ब्रेकफास्ट आ रहा था, लेट काफ़ी 2-2:30 बजे के करीब की बात। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो अभिलाष छोले भटूरे लाया है ये लेके आओ। वो गया, छोले भटूरे गर्म करके लाया और उन्होंने मेरे सामने छोले भटूरे खाए। तो गाइस लिसन, आई मेट शाहरुख खान के। For me, yeah. I will definitely. So ये बड़ा inspiration for the whole generation. Yeah. बहुत कमाल, बहुत कमाल। विट, प्यार, इश्क सब है उस इंसान में। या और एक लास्ट चीज मैं बस बोलना चाहूँगा, आपने जो अपनी पॉलिटिक्स रखी है, आपने जो आपका जो भी कोई थॉट प्रोसेस रखा है, मैं आपको पूरा आपकी जर्नी ट्रैक करूँगा। मुझे बहुत बेहद खुशी होगी अगर आपकी यही कन्वर्सेशन, आपकी यही बिलोंगिंग, अगर आप अब जब इकोनॉमिकली बहुत ग्रो कर लोगे, बहुत पैसे होंगे, वो तो होंगे डेफिनेटली। इकोनॉमिकली बहुत का कोई अंत नहीं है मेरे भाई। नहीं, बस जब दुनिया की नज़र में वो हो जाएगा ना, तब भी मैं चाहता हूँ कि आपकी पॉलिटिक्स और आपकी फिलोसफी यही है कि मैं डेफिनेटली उस टाइम पे आपसे इंटरव्यू करूंगा यार। तो ये एक शायद से ये वो क्या कहते हैं उसको, वो एक बुकमार्क तरीके की। मैं तेरे से क्यों मिलूंगा सर? मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा सर। तभी तो किसी से बुलवा रहा होगा, तब अंबानी साहब से बुलवा रहा होगा, बोल दो ना शाहरुख खान से आ गए होंगे। चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अभिलाष भाई। थैंक यू मेरे भाई, काफी बढ़िया लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, इतनी बातें करने के लिए और चाय पिलाने के लिए। थैंक यू सो, माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू। मेरे दोस्त, शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक है। आपका स्वागत है संपूर्ण स्वराज के YouTube चैनल पर, जहां हम देश विदेश की अटपटी और अजीबोगरीब यानी कि अजीबो अमीर बातें करते हैं। हमारा मकसद है कि समाज, कला, संस्कृति, इन चीजों पर चर्चा कायम रहनी चाहिए। कि उनका सब कुछ प्लान था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस। और हम इसमें भली भांति विश्वास रखते हैं। और किसी विद्वान ने भी कहा है कि जिसकी बंदरिया वही नचावे, और नचावे तो काटन धावे। और हमारे इन्हीं विचारों से जो लोग सहमत नहीं हैं, उन्हें हम बीच की उंगली यानी कि मध्यमिका दिखाना चाहते हैं।